टुडेज टॉपिक इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये क्लास 9th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सभी को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बेशक फिर वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सबको फूड की ज़रूरत होती है ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे, उनकी ग्रोथ हो और उनकी डेवलपमेंट हो। फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम फूड खाते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, वो हमें रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। India has high population and still growing, so we need more food and more grains. So, as we all know कि इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है एंड अभी भी वो ग्रो कर रही है। सो उनकी फूड नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें बहुत फूड ग्रेन्स की ज़रूरत है। वी नीड टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। मतलब हमें हमारी कंट्री को ज़रूरत है कि जितने एरिया में अब क्रॉप्स उग रही हैं, उसी एरिया में, उतने ही एरिया में हम उससे ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकें, और वो भी बेटर क्वालिटी के साथ। सो ये चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड है कि हम फूड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, फूड की क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड उसकी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक प्रोग्राम था जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ था टू इंक्रीज़ क्रॉप प्रोडक्शन। प्रोग्राम टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इम्प्रूव्ड सीड्स, प्रॉपर इरिगेशन एक्सेट्रा। यानी कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था एंड हाइब्रिडाइज सीड्स यूज़ किए गए थे ताकि क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी हो एंड प्रॉपर इरिगेशन की गई थी। देन वाइट रिवॉल्यूशन, प्रोग्राम टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। वाइट रिवॉल्यूशन भी एक गवर्नमेंट प्रोग्राम था जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना था। फर्स्ट टॉपिक इज़ इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। यानी कि हम किसी भी खाने की, किसी भी सीरियल्स की, किसी भी फूड ग्रेन की क्वांटिटी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले सीरियल्स होते हैं जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, और इसके एग्जांपल है राइस, मीज़, वीट एक्सेट्रास। देन सीड्स होते हैं, बहुत से ऑयल सीड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड एंड नट्स होते हैं जो कि हमें फैट प्रोवाइड करते हैं। देन पल्सेस, पल्सेस प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है एंड पल्सेस के एग्जांपल है लेंटिल, पी, ग्राम एक्सेट्रास। एंड देन वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, ये हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं एंड एग्जांपल है कैरेट, पम्पकिन, चिली, ओट्स, एप्पल, मैंगो एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्रॉप सीजन। क्रॉप, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए मेनली दो सीजन होते हैं, एक तो खरीफ सीजन एंड एक राबी सीजन। सो खरीफ सीजन होता है जून टू अक्टूबर का, जिसको रेनी सीजन भी बोलते हैं, एंड इसके अंदर ग्रो होते हैं ब्लैक ग्राम, राइस, पैडी एक्सेट्रास। एंड राबी सीजन विंटर सीजन होता है फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, एंड इसके अंदर ग्रो होते हैं वीट, ग्राम, पीज एक्सेट्रास। नेक्स्ट इज़ क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। यानी कि हम किसी भी क्रॉप की वेराइटी, किसी भी क्रॉप की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो कि ये होता क्या है, गुड एंड हेल्दी सीड्स। यानी कि हम हेल्दी एंड गुड क्वालिटी के सीड्स को यूज़ करके अपनी वेराइटी ऑफ क्रॉप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं। देन हाइब्रिडाइजेशन, एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्रॉसिंग बिटवीन टू और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू वेराइटी विद गुड प्रॉपर्टीज़। यानी कि इसके अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा प्लांट्स की क्वालिटीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर उनको जेनेटिकली जो कि डिसिमिलर होते हैं और उनको क्रॉस कराया जाता है, ताकि इन सब की क्वालिटीज़ मिलके एक न्यू सीड, न्यू वेराइटी तैयार हो जिसके अंदर सारी गुड प्रॉपर्टीज़ हों। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स। मतलब जो हमने हाइब्रिडाइजेशन कराई है उससे जो सीड फॉर्म हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। हायर यील्ड, यानी कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी कि वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो क्रॉप प्रोड्यूस होगी उसकी भी क्वालिटी अच्छी होगी। देन वेराइटीज़ रेजिस्टेंस, जैसे कि पेस्ट कंट्रोल, उसके ऊपर कोई कीड़े नहीं लगेंगे। देन टेम्परेचर का इफ़ेक्ट रेजिस्ट हो जाएगा एंड अदर एबायोटिक एंडबायोटिक फैक्टर्स भी रेजिस्ट हो जाएंगे। देन वायरल अडेप्टेबिलिटी, जैसे कि अगर मान लो जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है किसी भी क्रॉप को ग्रो होने के लिए, उससे टेम्परेचर ज़्यादा या कम हुआ वो उसको अडेप्ट कर लेता है ताकि क्रॉप को कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी क्रॉप्स की क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी ज़्यादा हो। सो इसके तीन मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि अगर हम क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। देन इरिगेशन, यानी कि अगर हम
प्रॉपरली उसको रेगुलरली वाटर देंगे, क्रॉप्स को पानी देंगे, सो उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव होंगी। देन क्रॉपिंग पैटर्न्स, यानी कि हम फील्ड में उस क्रॉप को किस तरीके से लगा रहे हैं, किस तरह से सो कर रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। प्लांट अल्सो लाइक न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम एक्सेट्रा, जिसमें से कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय एयर वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उन्हें वाटर से मिल जाती है, एंड ये बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सॉइल से एब्जॉर्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर लाने के लिए दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले मैन्योर, इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मैन्योर्स के अंदर कोई केमिकल्स यूज़ नहीं होते, ये ऑर्गेनिक ही होता है। प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, यानी कि जो भी एनिमल एक्सक्रीटा है, प्लांट वेस्ट है, सब्जियों के पील्स हैं, इन सबको डिकम्पोज करके मैन्योर फॉर्म होता है। एंड इट रिक्वायर्स इन लार्ज क्वान्टिटी, यानी कि हमें ये नहीं है कि आप थोड़ा सा डाल दोगे तो पूरे न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिल जाएंगे, थोड़ी क्वांटिटी के न्यूट्रिएंट्स के लिए मैन्योर की लार्ज क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। देन मैन्योर्स दो टाइप के होते हैं, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। डिकम्पोज्ड एनिमल एक्सक्रीटा, किचन वेस्ट, प्लांट रिमेन्स, वेस्ट फूड एक्सेट्रा, यानी कि इसके अंदर एनिमल एक्सक्रीटा भी होता है एंड जो किचन वेस्ट हो जैसे टी लीव्स, उसके बाद प्लांट रिमेन्स, फ्रूट्स के, प्लांट्स के जो पील्स होते हैं वो, देन वेस्ट फूड, इन सब को डिकम्पोज करके जो बनता है वो कंपोस्ट होता है। एंड वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स, मतलब कि जो कंपोस्ट के अंदर जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वही वर्मी कंपोस्ट में होंगी, बस वो डिकम्पोजिशन अर्थवॉर्म्स की हेल्प से होगा। नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजर्स, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होते, वो फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रिपेयर होते हैं एंड ये केमिकल से मिलकर बनते हैं। देन हैव लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मतलब फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस की हाई क्वांटिटी होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ही प्रेजेंट होते हैं। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब मैन्योर्स को तो हमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मैन्योर की ज़रूरत थी, बट फर्टिलाइजर्स में ऐसे नहीं है, उसमें हमें थोड़ा सा ही स्प्रे करना होता है प्लांट्स में एंड उससे काम चल जाता है। देन दे आर ईजिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स लिक्विड फॉर्म में हम स्प्रे करते हैं, सो वो प्लांट ईजिली एब्जॉर्व कर पाते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स को। नेक्स्ट इज़ इरीगेशन, प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स। क्रॉप्स के अंदर हम पानी देते हैं तो इसी प्रोसेस को इरीगेशन बोलते हैं एंड इसके मेनली 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले वेल्स, वेल्स दो टाइप की होती है, डग वेल एंड ट्यूब वेल, ब्लॉक ऑपरेटेड वेल्स और पंप ऑपरेटेड। सो जो डग वेल होती है वो ज़्यादा अंडरग्राउंड नहीं होती है और वो बुलक को यूज़ करके भी उसके अंदर से पानी निकाला जा सकता है एंड पंप की हेल्प से भी। देन ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा डीप होती है, ग्राउंड की बहुत ज़्यादा अंदर होती हैं एंड वाटर मोटर की हेल्प से लिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कैनल्स, कैनल्स के अंदर जो वाटर आता है वो लार्ज रिवर से आता है एंड डायरेक्ट वो वाटर कैनल से फील्ड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन रिवर लिफ्ट, वाटर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम रिवर थ्रू पम्प्स, पम्प्स यूज़ किए जाते हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स लगाई जाती हैं और ऐसे कनेक्शन सप्लाई करके वाटर को फील्ड्स तक पहुंचाया जाता है। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्टोरिंग वाटर ऑफ रेन इन टैंक्स फॉर लेटर यूज़, यानी कि जब रेनी सीजन होता है तो उस रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं टैंक्स के अंदर और उसको जब ज़रूरत पड़ती है तब उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न्स, सो 3 मेन पैटर्न्स हैं। फर्स्ट इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग में सेम लैंड के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल वीट एंड ग्राम। और ये इसलिए किया जाता है ताकि इसके अंदर वीड्स ना हो, एंड वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारी क्रॉप्स के बीच में उग जाते हैं और क्रॉप्स के रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं, सो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी। एंड इससे एक और फ़ायदा है कि हमें एक ही फील्ड में, एक ही लैंड पे, एक ही टाइम पे हमें 2 क्रॉप्स मिल जाती हैं। देन इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग में होता है कि इसमें भी सेम है कि एक फील्ड में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को लगाया जाता है, बट इसमें होता है कि एक रो फर्स्ट वाली क्रॉप की लगाई, देन सेकंड रो दूसरी क्रॉप की, देन थर्ड रो वापस से फर्स्ट क्रॉप की, सो ऐसे होता है, अल्टरनेट वे में लगाया जाता है इन क्रॉप्स को। देन क्रॉप रोटेशन, ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप वन आफ्टर अनदर ऑन सेम फील्ड, जैसे कि फर्स्ट ईयर हमने अपनी फील्ड के अंदर वीट लगा दिया, देन नेक्स्ट ईयर ग्राम लगा दिया, देन नेक्स्ट ईयर वापस से वीट लगा दिया, सो ये क्रॉप रोटेशन होता है कि एक ही क्रॉप को हर साल नहीं लगाना चाहिए, क्रॉप्स को अल्टरनेट मैनर में लगाना चाहिए फील्ड्स के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, हमें क्रॉप रोटेशन क्यों यूज़ करनी चाहिए। सो इसके कुछ
एडवांटेजेस हैं, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी इज़ मेंटेन, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि वीट एंड ग्राम दोनों को सेम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़े। सो जो न्यूट्रिएंट्स ग्राम को चाहिए वो उसे फर्स्ट ईयर में मिल गए, एंड जो वीट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो क्रॉप में रह गए। इसकी वजह से ये होता है कि क्रॉप कभी भी डिफर्टाइल नहीं होता है, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। देन कंट्रोल पेस्ट एंड वीड्स, सेम यही है कि न्यूट्रिएंट्स तो प्लांट्स अब्जॉर्व कर लेगा, तो पेस्ट और वीड्स को क्या मिलेगा? क्रॉप रोटेशन से वीड एंड पेस्ट कंट्रोल भी होता है। देन सेवरल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन सक्सेशन विद ओनली वन सॉइल प्रिपरेशन, यानी कि हमें हर साल मैन्योर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी कम हो जाएगा, बिकॉज क्रॉप रोटेशन होती रहेगी, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। सो ये बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, यानी कि हमने क्रॉप ग्रो कर ली या फिर हम ग्रो कर रहे हैं, या फिर ग्रो करने के बाद हमने स्टोर कर ली, सो उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें अदर ऑर्गेनिज्म से, और जो बाकी के एबायोटिक फैक्टर्स हैं लाइक मॉइस्चर, टेम्परेचर, इन सबसे पहले है कि पेस्ट कंट्रोल, हम ऑर्गेनिज्म से कैसे बचाएं अपनी क्रॉप्स को। एनी पेस्ट दैट कैन हार्म क्रॉप वाइल ग्रोइंग, सबसे पहले कोई भी पेस्ट हमारी क्रॉप को हार्म कर सकता है, जैसे कि कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई बर्ड्स हो सकते हैं, एंड कोई ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले वीड्स हैं। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन क्रॉप्स एंड टेक देयर न्यूट्रिएंट्स। सो वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के बीच में ग्रो हो जाते हैं और वो उनके न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने लगते हैं, जिससे क्रॉप की क्वालिटी में लॉस हो सकता है एंड क्वांटिटी में भी। देन सेकेंड इज इंसेक्ट्स, दे कैन कट रूट, स्टेम, लीफ एंड सक सेल सैप। जो हमारा सेल सैप होता है वो उनके ऊपर फीड करते हैं, सो वो रूट्स को, स्टेम को, लीफ को कट कर सकते हैं, जिससे हमारी पूरी क्रॉप ख़राब हो सकती है। देन पैथोजेंस, एनी ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स। पैथोजेंस बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, एंड ये सब भी प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, सो ये भी हार्मफुल है। देन स्टोरेज ऑफ ग्रीन्स, हमारी क्रॉप ग्रो हो चुकी है, हमने उसको कट कर लिया है और अब उसकी स्टोरेज की बारी है। स्टोर होने के बाद क्रॉप को कौन अफेक्ट कर सकते हैं? इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फंगी एक्सेट्रा कैन अफेक्ट एंड डिस्ट्रॉय। जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, फंगी हैं, वो सब उनके ऊपर फीड कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आफ्टर दैट मॉइस्चर एंड इनअप्रोप्रिएट टेम्परेचर भी क्रॉप्स को अफेक्ट कर सकता है, हमारी ग्रीन्स को अफेक्ट कर सकता है। एंड लास्ट टॉपिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मिंग विद नो और वेरी लिटिल यूज़ ऑफ केमिकल्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं, लाइक मैन्योर, प्योर मैन्योर, और इसमें केमिकल्स का यूज़ या तो होता ही नहीं है, एंड इफ़ ज़रूरत पड़ती है तो बहुत कम यूज़ होता है, बिकॉज दे कॉज डैमेज इन सॉइल फर्टिलिटी एंड पॉल्यूशन, क्योंकि जो केमिकल हैं वो सॉइल पोल्यूशन भी कॉज करते हैं एंड उससे सॉइल फर्टिलिटी भी कम होती है। Animal husbandry, branch of agriculture, deals with feeding, caring and breeding of domestic animals. So animal husbandry का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम domestic animals की केयर करते हैं, उनको फीड करते हैं और उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे हमें भी बहुत प्रॉफिट्स होते हैं। सो सबसे पहले है कैटल फार्मिंग। सबसे फर्स्ट की इसका पर्पस क्या होता है, हम कैटल फार्मिंग क्यों करते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉर मिल्क, काउ बफेलोज हमें मिल्क देती हैं, इसके लिए। देन प्लॉगिंग फील्ड्स, ये आजकल तो नहीं पर पहले इनका प्लॉगिंग में काम बहुत होता था। देन बल्क कार्ट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आजकल तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होता था। देन ब्रीड ऑफ काउस, मिल्क एनिमल्स वो होते हैं जो दूध देते हैं, मीन्स जिनकी दूध देने की कैपेसिटी और क्वांटिटी ज़्यादा है, और इसके एग्जांपल्स हैं ब्रीड्स के गिर, साहिवाल, दियोनी एक्सेट्रास। एंड नेक्स्ट ड्रॉथ एनिमल्स, जिनका मीट टफ होता है और ये बहुत लिटिल अमाउंट में मिल्क देते हैं, सो इनका एज मीट एज फूड यूज़ होता है। सो इनके एग्जांपल्स हैं मालवी, नागेरी, हालीकट एक्सेट्रा। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ यंग वंस एंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी। सो जितना टाइम कोई भी काव है, कोई भी बफेलो है, वो मिल्क प्रोड्यूस करे कि हमें मिल्क देगी, उस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। देन ब्रीड ऑफ बफेलोज, मुर्रा, मेहसाना, सुरती एक्सेट्रा, ये सब बफेलो की ब्रीड्स हैं। और देन कैटल्स के अंदर कौन सी डिजीजेज होती हैं? कैन कॉज डेथ एंड रिड्यूस मिल्क। सो कोई भी अगर डिजीज़ है किसी भी कैटल के अंदर, सो वो उसकी डेथ भी कॉज कर सकती है और उसकी मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस भी कर सकती है। एक्सटर्नल पैरासाइट्स कॉज स्किन डिजीज़, जो पैरासाइट्स हैं जो काउ बफेलोज के आउटर स्किन के ऊपर फीड करते हैं, वो स्किन डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इंटरनल पैरासाइट कॉज लीवर प्रॉब्लम्स, जो इंटरनल पैरासाइट्स है लाइक हुकवॉर्म, राउंड वॉर्म, ये सब लीवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, ये सब कॉज कर सकते हैं। देन बैक्टीरियाज एंड वायरस कॉज इन्फेक्शियस डिजीज़, बैक्टीरिया एंड वायरस से इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है जो कि स्प्रेड होती हैं एक एनिमल से दूसरे एनिमल में।
नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, इसके अंदर हैंस को पाला जाता है और ये किस लिए यूज़ करते हैं, देन फॉर एग्स एंड मीट। सो पोल्ट्री फार्मिंग मेनली मीट और एग के लिए की जाती है। एग्स एंड मीट से हमें क्या मिलता है, एग्स एंड मीट से हमें प्रोटीन मिलता है। देन दो टाइप के चिकन्स होते हैं, ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स। जो ब्रॉयलर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए ग्रो करते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर फैट प्रोटीन ये सब ज़्यादा होगा। एंड जो लेयर्स होते हैं वो एग ले करते हैं। नेक्स्ट इज फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन जो होता है वो उससे हमें प्रोटीन मिलता है, यानी कि अगर हम फिश खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा। देन दो टाइप के फिश प्रोडक्शन होते हैं, एक फिन्ड फिश प्रोडक्शन जिसके अंदर जो रियल में हम जिसे फिश कहते हैं लाइक बोनी फिशेज कार्टिलेजियस फिशेज जिनके ऊपर फिन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्यूना कटला प्रॉन्स एक्सेट्रा, इन सब का प्रोडक्शन होता है। अनफिन्ड फिश प्रोडक्शन के अंदर वो फिशेज होते हैं जो कि बोनी नहीं होते, कार्टिलेजिनस नहीं होते हैं, जिनका एग्जाम्पल है सेलफिश, फॉर एग्जाम्पल प्रॉन्स मोलस्क एक्सेट्रास। देन फिशिंग दो टाइप की होती है, मेरीन फिशिंग एंड इनलैंड फिशिंग। मेरीन फिशिंग के अंदर सिर्फ वो एरियाज कवर होंगे जिनके अंदर सॉल्टी वाटर मेनली होता है, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स पॉन्ड्स, और इसके एग्जाम्पल्स है पॉम्फ्रेट ट्यूना सीवीड ऑयस्टर एक्सेट्रास। एंड जो इनलैंड फिशेज होते हैं ये लेक्स रिवर यानी कि जिनके अंदर फ्रेश वाटर होता है उन वाटर बॉडीज़ के अंदर इनलैंड फिशिंग होती है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ फिशिंग। फिश रखने के एंड फिशिंग करने के एडवांटेजेस क्या है। सो जो मेन पॉइंट है वो है मोर यील्ड, यानी कि फिशेस बहुत ज़्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस करती है एंड उनकी प्रोजेनी नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, सो इससे हमें मोर यील्ड होती है। देन प्रॉब्लम्स क्या होती है फिशिंग में, मैनी फिशेज ले एग्स ड्यूरिंग मानसून्स ओनली ड्यू टू विच नंबर ऑफ फिशेज विल नॉट ग्रो फास्ट। बहुत सारी फिशेज की ब्रीड्स ऐसी हैं, स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि सिर्फ मानसून में ही एग ले करती है, जिसकी वजह से नॉन मानसून पीरियड के अंदर उनका नंबर ग्रो नहीं हो पाता। सो हार्मोनल स्टिमुलेशन कराया जाता है। हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से फिशेस हर सीजन में एग ले कर सकती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ फास्ट होती है। नेक्स्ट इज बी कीपिंग। इट इज प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल फॉर obtaining हनी एंड वैक्स। बी कीपिंग के अंदर बीज को रखा जाता है, उनकी मैनेजमेंट की जाती है, और किसके लिए, सिर्फ हनी और वैक्स के लिए। Next is apiary, the setting of a number of beehives in desirable location in a systematic manner that allow maximum pollen and nectar collections. So, हम किसी भी बी हाइव को किसी भी अच्छे एरिया में लगाते हैं जहाँ पे उन्हें मैक्सिमम पॉलिनेशन वो करा सके और उन्हें मैक्सिमम नेक्टर मिल सके, सो इसको एपियरी बोलते हैं। सम कॉमन इंडियन वेराइटीज़ ऑफ बीज आर कैरेना इंडिका डोरजेटा फ्लोरल, और एक इटालियन वेराइटी को भी इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और वो है मेलिफेरा। और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, हाई हनी कलेक्शन। सो मेलिफेरा बहुत ज़्यादा अमाउंट में हनी कलेक्ट करती हैं एंड दे रिप्रोड्यूस फास्ट, उनका रिप्रोडक्शन साइज़ ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करती हैं। देन दे आर स्टिंगलेस, सो इसकी वजह से अगर किसी को बाइट भी करेगी तो ज़्यादा हार्म नहीं होगा, एंड स्टिंगलेस है तो बाइट करेगी ही नहीं। दे स्टे इन अ बी हाइव फॉर लॉन्ग, यानी कि बाकी के जो बीज है वो कुछ टाइम तक बी हाइव में रहती है, उसके बाद वो चली जाती है दूसरे बी हाइव की तलाश में, बट ये वाली जो स्पीशीज़ है वो बी हाइव में ज़्यादा टाइम तक रहती है। एक बी हाइव में मेनली तीन टाइप की बीज होती हैं, क्वीन ड्रॉन एंड वर्कर्स। जो क्वीन होती है उसका साइज ज़्यादा होता है बाकी बीज के कंपैरिजन में, एंड क्वीन एग्स ले करती है, एंड एक बी हाइव में मेनली एक ही क्वीन होती है। देन ड्रोन्स, ड्रोन्स की बॉडी हैप्लॉइड होती है, यानी कि ये फर्टाइल होते हैं। सो ये फर्टाइल मेल्स होते हैं और इनका रोल क्या होता है, इनका रोल बस ये है कि क्वीन के साथ मीटिंग करो और जो वर्कर हनी बीज हनी कलेक्ट करती है वो हनी खाओ, बस ख़त्म। देन वर्कर हनी बी डिप्लॉयड बॉडी होती है इनकी, और ये स्टीराइल फीमेल्स होती हैं और इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बी हाइव की डिफेंस का वर्क भी यही संभालती हैं एंड हनी कलेक्शन भी यही करती है, एंड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो सब यही परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट इज पास्चुरेज। पास्चुरेज क्या होता है, द फ्लोरा और टाइप ऑफ फ्लावर। सो हमारा बी हाइव है उसके आसपास किस टाइप के फ्लावर्स हैं, किस टाइप के फ्लोरा हैं, इसी को पास्चुरेज बोलते हैं। और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है क्वालिटी पे, नॉर्मल सी बात है कि अगर डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं तो उनकी हनी की क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी अलग ही होगी, तो जो फ्लोरा होता है वो अफेक्ट करता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को। देन क्योंकि अगर अलग अलग तरह का फ्लोरा है तो वो नेक्टर भी डिफरेंट प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, तो हनी की क्वालिटी भी अलग ही होगी। फॉर एग्जांपल जो कश्मीर का आमंड हनी है वो बहुत टेस्टी माना जाता है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर हनी। टॉपिक है सेल फ्रॉम क्लास 9 साइंस। फर्स्ट, सेल
Basic structural and functional fundamental unit of life because it performs all functions in body of organism. सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं लाइफ की, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. अगर हम किसी भी सेल के स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको हम साइटोलॉजी बोलेंगे. डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व सेल. सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर किया था और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था. एवी लिवेनहुक डिस्कवर्ड फर्स्ट फ्री लिविंग सेल. रॉबर्ट हुक ने एक कॉक्स सेल को डिस्कवर किया था जो कि डेड थी, और एवी लिवेनहुक ने फर्स्ट फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया. सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक सेल्स के भी टू टाइप्स होते हैं, प्लांट यूकैरियोटिक एंड एनिमल यूकैरियोटिक सेल. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल होती है और मल्टी सेलुलर में मैनी सेल्स होती है. यूनिसेलुलर का एग्जांपल है अमीबा एंड मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है ह्यूमंस. कंपोनेंट्स ऑफ सेल. सेल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. सेल वॉल जो सिर्फ प्लांट्स में होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस. न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट्स में होता है और न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में होता है. नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स भी बहुत होते हैं. सेंट्रियोल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके दो टाइप्स हैं, रफ एंड स्मूथ. रफ ईआर के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ के ऊपर नहीं होते हैं. नेक्स्ट गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स हमेशा प्लांट्स में होते हैं और ये तीन टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स. नेक्स्ट है सेल थ्योरी. दो बायोलॉजिस्ट थे, स्क्लीटन एंड श्वान, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे सेल थ्योरी दी थी और इसकी तीन स्टेटमेंट्स थी. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सब सेल से बने हुए हैं. सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है बिकॉज ये बहुत सारे फंक्शंस यानी कि लिविंग बॉडी के ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शन परफॉर्म करती है. ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितनी भी सेल है वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग से अचानक से नहीं बनेगी, वो हमेशा पुरानी वाली सेल से ही अराइज होगी. वायरस सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है बिकॉज वायरस के अंदर सेल्स नहीं होती हैं. टाइप्स ऑफ सेल. दो टाइप के सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल सेल्ड होती है और यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक का साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है. इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया. यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेल होती है, ये लार्ज साइज होता है प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में. इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, इसमें वन से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसके एग्जाम्पल है सारे के सारे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. सेल नंबर. यूनिसेलुलर हमें नाम से पता लग रहा है कि एक ही सेल होगी और मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स होती हैं. फंक्शंस. यूनिसेलुलर के अंदर तो एक ही सेल है तो वही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी, और मल्टी सेलुलर के अंदर डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. नेक्स्ट रिप्रोडक्शन. यूनिसेलुलर में एक ही सेल इन्वॉल्व होगी रिप्रोडक्शन के लिए, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का शॉर्ट होता है और मल्टी सेलुलर का लॉन्ग होता है. एंड एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एक्सेट्रास. एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है प्लांट, फंगी एंड एनिमल्स. नेक्स्ट इज सेल साइज. सेल साइज स्पेसिफिकली अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है. हर ऑर्गेनिज्म का सेल साइज डिफरेंट होता है. साइज ऑफ टिपिकल सेल इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंजेस फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर. जो एक टिपिकल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर की सेल है उसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर तक होता है. लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच के एग की होती है और लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर ही नर्व सेल होते हैं जो कि 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, और स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होती है. नेक्स्ट इज सेल वॉल. आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल. सेल वॉल प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है और जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसी को सेल वॉल बोलते हैं. ये एनिमल्स में नहीं होती है. सेल वॉल रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग, थिक होती है, पोरस होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है. और रिजिड है इसी वजह से फ्लेक्सिबल नहीं है और इसकी एक सेल की एक फिक्स्ड शेप होती है, और ये नॉन लिविंग होती है और पोरस होती है ताकि मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट हो सके. इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज. सेल वॉल सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से मिलकर बनती है. नेक्स्ट इज फंक्शंस. प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल. सेल वॉल सेल को शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और परमेबल होती है. इसी वजह से मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो पाता है. कंपोनेंट्स ऑफ सेल. सेल में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म.
सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और ये परमिएबल होती है। इट इज़ बाउंड्री ऑफ ईच सेल विद सेपरेट साइटोप्लाज्म। हर सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है जो कि उन सेल्स के साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से मिक्स होने से रोकती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है। एंड ये प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बनती है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। Functions of plasma membrane, it regulate movement of molecules inside and outside the cell। ये मूवमेंट कर पाती है मॉलिक्यूल्स का, लाइक न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी वेस्ट है वो बाहर जा सकता है, ट्रांसपोर्ट करती है ये मॉलिक्यूल्स का। एंड हेल्प इन मेंटेनिंग डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। ये सेल के कॉम्पोजिशन को भी मेंटेन करती है, इससे हमें ये पता लगता है कि सेल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, ये उसको बैलेंस करके रखती है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके दो मेथड्स हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इट डजंट रिक्वायर एनर्जी सो इट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में आयंस का मूवमेंट होता है हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस वजह से इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट रिक्वायर्स एनर्जी। ऑस्मोसिस में भी वही मूवमेंट होती है सॉल्यूट की हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और लेकिन इसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और ऑस्मोसिस होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन और सेल के बाहर की कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर होती है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बाहर से सेल के अंदर सॉल्वेंट मूव करता है, और हाइपोटोनिक के अंदर सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर से बाहर की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटीज़। न्यूक्लियस सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से इसको हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं। एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था 1831 में। इसकी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें बस एक साइड में डीएनए होता है और उसकी कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है। और प्रोकैरियोट्स कंटेन अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल एंड रेगुलेट सेल साइकिल। न्यूक्लियस ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कि किस चीज़ का कितना डाइजेशन होना है, कितना एब्जॉर्व करना है, ये सब न्यूक्लियस ही रेगुलेट करेगा। और जब सेल को डिवाइड करना होगा, यानी कि सेल साइकिल परफॉर्म होगी, तो उस चीज़ का रेगुलेशन भी न्यूक्लियस ही करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, लिक्विड पार्ट इन विच अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का वो पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लूइडी होता है, और उसके अंदर ही बाकी के सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1862। इट इज़ साइट ऑफ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज। ये साइट है जहाँ पे बायोसिंथेटिक और कैटाबॉलिक पाथवेज परफॉर्म होते हैं। और साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल्स। तो साइटोसोल तो जो एक्वस पार्ट होता है, जिसके अंदर 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन और 1% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। और सेल ऑर्गेनल्स लिविंग पार्ट होते हैं सेल के, जिनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और डेफिनेट फंक्शन होता है, एंड ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, और कुछ के ऊपर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स एंड पेरोक्सिसोम्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, वो है राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये सिर्फ एक ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय पॉटर, क्लॉड एंड फुलेम, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। ये हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, बट साइंस है तो एक्सेप्शन तो होगी। तो प्रोकैरियोट्स एंड मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मॉथ
एंड रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिर्फ ट्यूब्यूल से ही बनता है और ये स्टेरॉइड, लिपिड्स एंड पॉलीसेकेराइड के सिंथेसिस में हेल्प करता है और इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इस वजह से ये स्मूथ होता है। एंड जो रफ ईआर होता है वो सिस्टनी एंड वेसिकल से बना हुआ होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। Next is functions of endoplasmic reticulum. It serves as a channel for transport of materials between various regions of cytoplasm. Endoplasmic reticulum जो है वो ट्रांसपोर्ट का मेनली काम करता है। इसमें मतलब ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कि न्यूक्लियस से कुछ साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ न्यूक्लियस में जाएगी। नेक्स्ट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ सेल्स। ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है, सो ये एक एंडोस्केलेटन की तरह भी काम करता है सेल के लिए। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट, प्रोटीन, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है फैट्स को, प्रोटीन्स को, स्टेरॉइड्स को, कोलेस्ट्रॉल्स को और भी बहुत सारी चीज़ों को। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को और पॉइजनस सब्सटेंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Golgi apparatus. It is discovered by Camillo Golgi. It consists of membrane-bounded fluid-filled vesicle arranged parallel to each other. ये membrane-bounded vesicle से बना हुआ होता है जो जिसके अंदर fluid भरा हुआ होता है और वो parallelly arranged होते हैं. It is absent in prokaryotes, sieve cells and mammalian RBCs. गोल्गी apparatus प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, सीव सेल्स में नहीं होता और मैमालियन आरबीसीज के अंदर भी नहीं होता। नेक्स्ट इज फंक्शंस. Its functions include storage, modification, packaging and secretion of products in vesicles. ये स्टोर भी करता है चीज़ों को, मॉडिफाई भी करता है, उनकी पैकेजिंग भी करता है और सिक्रीशन भी करता है। जैसे फैक्ट्रीज में कॉर्नर होता है ना जो प्रोडक्ट को पैक करके भेजता है, ये वैसे ही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी चीज़ सिक्रीट करेगा वो गोल्गी apparatus के पास आता है और ये उसको पैक करके सेंड कर देता है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. गोल्गी apparatus लाइसोसोम्स भी बनाता है, मेलानिन सिंथेसिस भी करता है और सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंथेसिस भी करता है। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन्स कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस। वैक्यूल्स एक नॉर्मली पॉली बैग की तरह है जिसमें हम कुछ भी कैरी कर सकते हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी इसके अंदर ये कभी कभी खाली भी होता है, इसमें वाटर भी हो सकती है, इसमें हार्मोन्स भी हो सकते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, इसमें वेस्ट भी हो सकता है। एंड इट इज़ कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये इसकी सिंगल मेम्ब्रेन जो होती है उसका नाम है टोनोप्लास्ट। Next is mitochondria. It is a rod-shaped structure in cytoplasm which is also called powerhouse of cell. Mitochondria rod-shaped structure होता है और इसको powerhouse of cell भी बोलते हैं. It is absent in prokaryotes. Mitochondria prokaryotes के अंदर नहीं होता है. It is first seen by Kolliker. Kolliker एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था. It is double membrane structure. ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है. इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं और जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्डेड होती है और चेम्बर्स फॉर्म करती है जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं. इट हैज़ इट ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. ये न्यूक्लियस के डीएनए के ऊपर काम नहीं करता है, इसके पास इसका खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स हैं. नेक्स्ट फंक्शंस. प्रोड्यूस, स्टोर एंड रीस्टोर एनर्जी. ये खाने को डाइजेस्ट करके एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है और रीस्टोर करता है. इट इज साइड ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिसमें एटीपीज प्रोड्यूस होती हैं. नेक्स्ट इज राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बिकॉज राइबोसोम्स तो ईआर के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. नेक्स्ट इज लाइसोसोम. लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं बिकॉज अगर कुछ कंडीशंस बिगड़ जाती हैं तो ये खुद की सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है. ये टीनी मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल होता है जिसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं एंड ये आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है एंड गोल्गी बॉडी ही इसको सिंथेसाइज करती है. इसके 3 फंक्शन है: डाइजेशन, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम एंड डाइजेस्ट फॉरेन सेल्स. सबसे पहले तो खाने को डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद जो वेस्ट है हमारी बॉडी सेल के अंदर उसको डिस्पोज कर देगा. उसके बाद अगर कोई जर्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर एंटर करेगा तो ये उसको भी डाइजेस्ट कर देगा. नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन डिस्कॉइडल सिस्टम इन प्लांट्स. प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन होते हैं और ये डिस्कॉइडल सिस्टम होते हैं. प्लांट्स के अंदर 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च, ऑयल, फैट्स इन सबको स्टोर करता है और ये सीड्स, रूट्स इन सब में प्रेजेंट होता है. क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर और ये फ्रूट्स को, फ्लावर्स को कलर इम्पार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर होते हैं और ये बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स में मिलते हैं जैसे कि
स्टेम में, लीव्स में, ग्रीन लीव्स में, ग्रीन स्टेम्स में। एंड इसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है और प्लांट का फूड बनता है। नेक्स्ट इज सेल डिवीजन। न्यू सेल्स फॉर्म्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी सेल है वो अपनी पुरानी वाली सेल से ही बनेगी, नॉन लिविंग थिंग से कोई भी सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद सेल डिवीजन के दो टाइप्स होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो माइटोसिस ऑकर इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कैरेक्टर्स को इनहेरिट नहीं करती हैं, सो उन सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है और इस माइटोसिस के अंदर सिंगल डिवीजन होता है। एंड वहीं मियोसिस जर्म सेल्स में यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है और इसके अंदर डबल डिवीजन होता है ताकि क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो बैलेंस रहे सेल के अंदर। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल भी होती है। इसमें लाइसोसोम्स नहीं होते और पेरोक्सिसोम्स भी नहीं होते। प्लांट सेल के अंदर लिमिटेड मूवमेंट होती है बिकॉज इसमें सेल वॉल है और वो रिजिड होती है, इसकी वजह से प्लांट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा परसेंटेज वैक्यूल होते हैं और प्लांट सेल रिजिड होती है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ना उसमें सेल वॉल होती है। इसके अंदर सीलिया होते हैं, फ्लैजिला होते हैं और एनिमल सेल मूवमेंट कर सकती है। एनिमल सेल में या तो बहुत छोटा सा वैक्यूल होगा या फिर वैक्यूल होगा ही नहीं और एनिमल सेल फ्लेक्सिबल होती है। टॉपिक है टिश्यू फ्रॉम क्लास 9 साइंस। सबसे पहले हम एक माइंड मैप देखेंगे। टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन टाइप्स होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। और परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू तीन टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा के दो टाइप्स होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। वहीं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर ट्रैकेट्स, वेसल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स होते हैं और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के चार टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर एंड कनेक्टिव। एपिथेलियल टिश्यू के भी पांच टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। नर्वस टिश्यू में सिर्फ नर्व्स होती हैं। और मस्कुलर टिश्यू के तीन टाइप्स हैं, स्ट्रेएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू के चार टाइप्स है, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। एरियोलर टाइप टिश्यू के दो टाइप्स है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। स्केलेटल टिश्यू में बोन्स और कार्टिलेजेस आते हैं और फ्लूइड टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ आता है। नाउ टिश्यू। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। सेल्स का ग्रुप होता है जो एक ही जगह से, एक ही ऑर्गन से अराइज होता है, उसका कॉमन ऑरिजिन होता है और उसके फंक्शंस भी सिमिलर होते हैं। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सारी वो सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड करती हैं। इसके भी तीन टाइप्स हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स और ये इंक्रीजेस हाइट। एपिकल टिश्यू स्टेम्स के टिप पे प्रेजेंट होता है और ये हाइट को, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, प्रेजेंट एट बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड। जो लीव्स की बेस होती है और नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है। मतलब इस इंटरकैलरी मेरिस्टम्स न्यू स्टेम्स, न्यू लीव्स, फ्लावर्स ये सब ग्रो करता है। नेक्स्ट लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ स्टेम्स, इंक्रीजेस विड्थ। लेटरल मेरिस्टम जो बार्क है, बार्क फॉर्म होता है वो लेटरल मेरिस्टम की वजह से होता है। मतलब कोई भी स्टेम है उसकी विड्थ को इंक्रीज करता है लेटरल मेरिस्टम। Here you can see at the tip of stem apical मेरिस्टम और इंटरनोड्स पे या लीव के बेस पे इंटरकैलरी मेरिस्टम्स और विड्थ इंक्रीज करने के लिए लेटरल मेरिस्टम। Second is permanent tissue, मेरिस्टमेटिक सेल्स which loses the ability to divide permanently. परमानेंट टिश्यू वो होता है जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू जब अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर देती है, यानी कि वो फर्दर डिवाइड नहीं होती है, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स होती है, डिफरेंट सेल्स इंक्लूड नहीं होती हैं। इसके तीन टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा अनस्पेशलाइज लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब इनका कोई स्पेशल फंक्शन या फिर स्पेशल ऑरिजिन नहीं होता है, ये नॉर्मल लिविंग सेल्स हैं और ये थिन वॉल्ड होती है एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स। पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है और इसका वर्क होता है फूड स्टोरेज, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखना,
ये से मतलब स्टोरेज का ही वर्क होता है। नेक्स्ट कॉलेनकाइमा, लिविंग एंड इलोंगेटेड। कॉलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती है और इलोंगेटेड होती हैं। ये इनकी जो सेल्स हैं वो कहीं कहीं पे उसके लिग्निन प्रेजेंट होता है, मतलब वो थिकेंड होती है कॉर्नर से। मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, कॉलेनकाइमा सेल्स जो होती हैं वो स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। इट हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ स्टेम्स, जो स्टेम्स बेंड होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेनकाइमा सेल्स ही बेंड हो पाती हैं, वो इलोंगेट हो जाती हैं क्योंकि। नेक्स्ट स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा इज लॉन्ग एंड नैरो सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा जो जिन सेल से बनती है वो लॉन्ग होती है और नैरो होती है, उनकी थिक वॉल्स होती हैं और ये डेड टिश्यू होता है। स्क्लेरेनकाइमा डेड होती है, बाकी पेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा दोनों के दोनों लिविंग है। इट इज़ प्रेजेंट इन सीड्स, नट्स एक्सेट्रा। स्क्लेरेनकाइमा उन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जो रिजिड होते हैं, लाइक सीड की कवरिंग, नट्स, इन सब में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ही होता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि एक टिश्यू बनाने में एक से ज़्यादा तरह की सेल्स लगती हैं। इसके दो टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सो अब हम इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेल, जाइलम जो टिश्यू है उसके अंदर सेल्स डेड होती हैं और फ्लोएम में लिविंग होती हैं। थिकनेस, जाइलम सेल्स थिक होती हैं और फ्लोएम के अंदर जो सेल्स हैं वो थिन होती हैं। जाइलम की जो सेल्स होती हैं, जाइलम टिश्यू है वो लिग्निन से बनता है और फ्लोएम टिश्यू सेलुलोज से बनता है। जाइलम इनपरमेएबल है, यानी कि वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, और फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट कर पाता है बिकॉज वो परमेएबल है। नेक्स्ट फंक्शन, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है और फ्लोएम फूड को, जो फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बनता है उसको पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका फ्लो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि सिर्फ रूट से स्टेम की तरफ, और फ्लोएम अपने प्रोडक्ट्स को यानी कि फूड को डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल हर तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। और स्पेशल फीचर्स ये हैं, जाइलम के अंदर फाइबर्स होते हैं, मतलब जाइलम के अंदर ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, यानी कि क्योंकि ये डेड है ना, और स्क्लेरेनकाइमा तो डेड होता है, स्क्लेरेट डेड होते हैं, फाइबर्स डेड होते हैं, और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है। चार टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, foam covering of external surface, internal cavities and organs. एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग्स बनाता है एक्सटर्नल सर्फेसेस की, लाइक हमारी स्किन, इंटरनल कैविटीज लाइक एलिमेंट्री कैनाल, एंड जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी कवरिंग्स एपिथेलियल टिश्यू से ही बनती हैं। इसके तीन टाइप्स हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है वो सिंगल लेयर होती है सेल्स की, फ्लैट सेल्स की, और ये प्रेजेंट होती है लाइनिंग ऑफ माउथ, एल्वियोलाई एंड लंग्स। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे या तो सिक्रीशन होना हो या फिर एक्सचेंज ऑफ समथिंग होना हो, जैसे कि लंग्स, एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और लाइनिंग ऑफ माउथ बिकॉज सिक्रीशंस होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स का। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक सेल्स, यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब के शेप की सेल्स होती हैं, और ये प्रेजेंट होती है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में, जो हमारी किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड जो डक्ट्स हैं यानी कि उनके ऊपर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, और इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज कॉलमनार एपिथेलियम, इलोंगेटेड सेल्स, कॉलमनार एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होती हैं, और ये प्रेजेंट होती है इनर लाइन ऑफ गट यानी कि इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू, प्रेजेंट इन ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स जो होती हैं इन सबको मिला के नर्वस टिश्यू बनता है। न्यूरॉन्स आर सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू, जो न्यूरॉन्स है वो सेल्स हैं जो कि नर्वस टिश्यू फॉर्म करती हैं, और ये एक न्यूरॉन है जिसके अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म फिल्ड है, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये एक्सन है, माइलिन शीथ, न्यूक्लियस, एंड ये पूरी सेल बॉडी है। नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू, प्रोवाइड मूवमेंट टू बॉडी। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करती है। इसके तीन टाइप्स हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और वॉलेंट्री, यानी कि सिलेंड्रिकल इनकी शेप होगी, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है। उसके बाद ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि एक सेल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस होगी, और ये वॉलेंट्री होती है, यानी कि अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तभी ये काम करेगी। नेक्स्ट स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स लॉन्ग होती है, स्पिंडल शेप की होती है, और इनके अंदर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, और ये इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि हमें कोई एक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सेल्फ वर्क करती रहती है। नेक्स्ट कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और ये सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी, और ये ब्रांच होती है, और कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में मिलती हैं।
नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट अबेंडेड टिश्यू। हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा टिश्यू पाया जाता है वो कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। इट सपोर्ट्स एंड लिंक डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ये सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को, डिफरेंट टिश्यूज़ को, और उन्हें एक दूसरे के साथ लिंक करता है। इसके भी 4 टाइप्स हैं, एडिपोज, एड्यूलर, स्केलेटल एंड फ्लूइड। एडिपोज टिश्यू, इट इज़ फैट स्टोरिंग टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है उसके अंदर फैट स्टोर होता है और ये एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर फैट की फॉर्म में। इट इंसुलेट्स द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर करंट पास होने की परसेंटेज को कम कर देता है, और ये इंटरनल ऑर्गन्स को कुशन प्रोवाइड करता है ताकि उन्हें कोई डैमेज ना हो। नेक्स्ट इज एरियलर टिश्यू, इट कनेक्ट्स एंड सराउंड डिफरेंट ऑर्गन्स। ये भी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है और ये ऑर्गन्स के आसपास में, यानी कि उनकी सराउंडिंग्स में मिलता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू सेल, ये सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, टेंडन एंड लिगामेंट्स। टेंडन फ्लेक्सिबल होता है और ये मसल से बोन्स को कनेक्ट करता है, और लिगामेंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है और ये बोन से बोन को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज स्केलेटल टिश्यू, इट प्रोवाइड शेप्स एंड सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटल टिश्यू बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन गिव्स स्ट्रेंथ टू द बॉडी, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम, इट कैन नॉट बी बेंड, और ये स्केलेटल फॉर्म करती है। बोन जो होती है वो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, कैल्शियम से बनती है और बोन्स बेंड नहीं हो सकती, और बोन्स ही हमारा स्केलेटन फॉर्म करती है। नेक्स्ट कार्टिलेज, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं, प्रोटीन्स एंड शुगर से मिलके बनते हैं, और ये नोज़ में प्रेजेंट होता है, ईयर में प्रेजेंट होता है, एंड एक्सेट्रा। लैरिंग्स में भी कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज फ्लूइड टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। तो सबसे पहले हम लिम्फ पढ़ेंगे। लिम्फ इज वाइट येलोइश फ्लूइड मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट अटैक्स बैक्टीरिया। लिम्फ येलो कलर का फ्लूइड होता है, येलोइश कलर का, जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और ये आउटसाइडर सेल्स को, यानी कि बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ब्लड, इट इज़ लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा के अंदर आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स, ये सब फ्लोट करते हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा इज़ 55% ऑफ ब्लड। प्लाज्मा 55% ब्लड का प्लाज्मा होता है, बाकी के सब ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स और बाकी के प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ब्लड को रेड कलर इम्पार्ट करता है, और ये ऑक्सीजन का कैरियर होता है। WBCs आर सोल्जर्स ऑफ बॉडी, प्रोवाइड इम्यूनिटी। WBCs को सोल्जर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर हमें कहीं पे लग जाती है, हमारी स्किन पे कोई कट हो जाता है, तो वो ब्लड ज़्यादा फ्लो ना हो, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, ताकि वो ब्लड फ्लो रुक जाए और ब्लड क्लॉट हो जाए। Diversity of living organisms from class 9th. So, taxonomy. Branch of biology deals with identification, nomenclature and classification of organism. So, taxonomy में 3 processes होते हैं जिसमें हम organism को identify करते हैं, उनका nomenclature करते हैं और उनको अलग अलग groups में classify करते हैं. कार्लस लिनेयस जो है उनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है बिकॉज उन्होंने टेक्सोनॉमी की थी फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, डिवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स. क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स को देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. मेक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईजी. क्लासिफिकेशन की वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी बहुत ईजी हो जाती है बिकॉज हमें ऑलरेडी पता होता है कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं और वो किस एनिमल से, किस ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहे हैं. हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व. हमें उनके इवोल्यूशन में भी हेल्प मिलती है बिकॉज हमें पता लगता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है और वो कैसे इवॉल्व हुआ होगा. हेल्प टू अंडरस्टैंड इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और इससे हमें ये भी पता लगता है कि किस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का किससे क्या रिलेशन है. एंड देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑन विच ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड. ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के बहुत सारे फीचर्स होते हैं. सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मिली थी और ये कार्लस लिनेयस ने ही दी थी 1758 में, और इसमें उन्होंने 2 किंगडम्स बनाए थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये उन्होंने सिंपल बेसिस पे बनाए थे कि प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं. नेक्स्ट R.H. व्हिटेकर ने 1959 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस दी थी और वो 5 किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया. नेक्स्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. जैसे क्लासेस होती हैं हमारी, क्लास फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे ही एक
क्लासिफिकेशन की भी हायरार्की होती है कि सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिजम्स को किसी किंगडम में प्लेस करते हैं। किंगडम्स के फाइलम्स होते हैं, फाइलम्स की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, उन डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, देन उनकी डिफरेंट फैमिलीज़ होती हैं, उनके डिफरेंट जीनस होते हैं और डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं। सो ये हायरार्की है, सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज़। अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें तो हम उसे फाइलम बोलेंगे, और अगर वहीं पे प्लांट्स की बातें हो रही हैं तो उनको डिवीज़न बोलते हैं। और इसको याद करने की ट्रिक है कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। देन नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के बाद उसकी नेमिंग कर रहे हैं तो ये नोमेनक्लेचर होगा। नेम ऑफ एनिमल शुड बी रिटन एज, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। लाइक जो जीनस का फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, और स्पीसीज़ का स्मॉल होना चाहिए, और पूरा जो नेम है वो या तो अंडरलाइन होना चाहिए या फिर इटैलिक्स में लिखा हुआ होना चाहिए। और जो ये वर्ड्स होते हैं यानी कि जो नेम्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। और एक एग्जांपल है होमोसेपियंस, जैसे ह्यूमंस को होमोसेपियंस बोलते हैं। और सी यहाँ पे जीनस का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है, स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, और दोनों सेपरेटली अंडरलाइंड है। कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जिनके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। जैसे सबसे पहले ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देख के, सो ये दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं और यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अगर उस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है जो कि सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो यूनिसेलुलर होगा, और अगर डिफ्रेंशिएटेड बॉडी है तो वो मल्टीसेलुलर होगा। देन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के मोड होते हैं बेसिकली, ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सो कुछ फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हमने किंगडम्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप है कि वो उनके सेल्स कैसी हैं। सो सबसे पहले मोनेरा जो किंगडम है उसके अंदर यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं और वो प्रोकैरियोटिक्स होती हैं। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर सेल्स ही होती हैं बट वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यानी कि वेल डिफाइंड होती हैं। देन फंगी में मल्टी सेलुलर होता है और उसमें यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्लांटी में भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल होती है। एंड एनिमलिया में भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक सेल। देन न्यूट्रिशन, मोनेरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करता है एंड हेटरोट्रॉफिक भी, एंड सेम विद प्रोटिस्टा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। फंगी मोस्टली सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। एंड प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं, एंड एनिमलिया हेटरोट्रॉफिक परफॉर्म करते हैं। देन बॉडी, मोनेरा की वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती है। देन प्रोटिस्टा में लोकोमोशन के लिए सीलियाज होते हैं एंड सूडोपोडियाज भी होते हैं, फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं कभी कभी। देन फंगी मेड अप ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स, फंगी लॉन्ग फिलामेंट से बनती है जो कि हाइफी फॉर्म करते हैं, और जो हाइफी होते हैं वो कंबाइन होकर माइसीलियम बनाती हैं। देन प्लांट्स की स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है, उनके डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होते हैं और डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन्स होते हैं, एंड सेम विद एनिमलिया। देन एग्जाम्पल, मोनेरा के एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हैं अमीबा एंड यूग्लिना। देन फंगी के एग्जाम्पल है यीस्ट एंड राइजोपस। प्लांट्स के एग्जाम्पल है ट्रीज एंड प्लांट्स, एंड एनिमलिया के एग्जाम्पल है फिशेज, इंसेक्ट्स, ह्यूमन्स। फर्स्ट किंगडम है मोनेरा। सो मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। और मोनेरा के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस होती है। देन दे आर नॉन एज ट्रू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरियाज भी बोलते हैं। सेल वॉल इज़ ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस, अगर मोनेरास के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी हुई होगी। देन दे लिव इन हार्श कंडीशंस, मोनेराज हार्श कंडीशंस में रहते हैं, लाइक हाईली सॉल्टी एरियाज, एनिमल डंग्स में होते हैं। उसके बाद हाईली टेम्परेट एरियाज़ पे भी रहते हैं, और इसका एग्जांपल है एनाबिना एंड साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट इज़ प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक्स होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, और ये भी ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। इनके पास सीलिया, फ्लैजेला, सूडोपोडियाज होते हैं लोकोमोशन करने के लिए, एंड ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं, इनमें पॉइजन्स भी हो सकता है, और ये नॉन टॉक्सिक भी हो सकते हैं। देन ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, most of the protists are aquatic, they have well defined nucleus and cell organelles, इनके पास well defined nucleus होता है और बाकी के cell organelles भी। then reproduce asexually and sexually by cell fusion, प्रोटिस्टा के अंदर well defined reproduction system नहीं होता है और इसलिए वो सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ सेल को फ्यूज करके। और इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। देन फंगी आर यूकैरियोटिक एंड मोस्टली मल्टीसेलुलर, और यूनिसेलुलर फंगी का एग्जांपल है यीस्ट। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली सैप्रोफिटिक, यानी कि वो डेड मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं। कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन अनदर बॉडी, जैसे कि
हुकवॉर्म, टेपवॉर्म, टिक्स, ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रहते हैं और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी रहते हैं. सो ये बहुत ही पैरासिटिक हैं. Then symbiotic relation between two organisms in which they live together for benefit of one or both. Symbiotic relationship ये होता है कि कोई भी दो organisms हैं वो साथ में रहेंगे, इसमें दोनों को बेनिफिट हो भी सकता है और किसी एक को भी बेनिफिट्स हो सकता है. जैसे कि लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशन है फंगी एंड एल्गी के बीच. इसमें होता है एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है, सो एल्गी फूड बनाती है एंड फंगी उसको शेल्टर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. देन फंगी की जो सेल वॉल्स होती हैं वो काइटिन की बनी हुई होती है और इसके एग्जांपल है मशरूम, पेनिसिलियम, स्मट एक्सेट्रा. देन किंगडम प्लांटी, ये यूकेरियोटिक भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी. देन ये मोस्टली ऑटोट्रॉप्स होते हैं और प्लांट्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और प्लांट्स के 5 डिवीजन्स क्लासिफाइड हैं. सो वो पांचों हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म्स के भी 2 टाइप्स हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स. फर्स्ट है थैलोफाइटा. थैलोफाइट्स को एल्गी भी बोलते हैं एंड ये मोस्टली एक्वेटिक होती है और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं. इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड उनकी सेलुलोज की सेल वॉल होती है. थैलोफाइट्स इतने ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते इसलिए उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है और इसके एग्जाम्पल्स हैं यूलोथ्रिक्स, पायरोकाइरा, कारा. नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स, ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स किंगडम. ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस भी बोलते हैं बिकॉज ये बहुत पहले से प्रेजेंट है अर्थ पे एंड इनके अंदर ट्रू वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं. देन एम्ब्रियो इज़ फॉर्म्ड अपॉन फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन की वजह से इनका एम्ब्रियो फॉर्म होता है एंड जो पॉलिनेशन होता है यानी कि गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है वो वाटर के थ्रू होते हैं और इसका एग्जाम्पल है रीशिया, मर्शेंटिया एंड बाब्यूला. नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स, फाउंड ओनली इन शेडी एरियाज़. टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो मोस्टली शेडी एरियाज़ में मिलते हैं. मेड अप ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स. ये रूट, स्टेम एंड लीव से मिलकर बनते हैं जबकि ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी के अंदर रूट, स्टेम्स, लीव्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती हैं. टेरिडोफाइट्स के पास वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है यानी कि इसके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. टेरिडोफाइट्स में फ्लावर्स नहीं होते हैं और ये सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं. इनके भी मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और इनका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, एक्विसिटम, एजोला, टेरिस एक्सेट्रा. Next is gymnosperms. Gymnosperms are most primitive animals. Naked seeds are not enclosed in fruits. Gymnosperm के seeds naked होते हैं यानी कि हम देख सकते हैं और ये फ्रूट से enclosed नहीं होते हैं. इनके पास जो जाइलम होता है उनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं और फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं. जिम्नोस्पर्म्स का एग्जाम्पल है पाइनस, सेड्रस, जिंको, साइकास. नेक्स्ट एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स हाईली एवॉल्व होते हैं. इनके पास फ्लावर्स भी होते हैं, ये सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं और इनके 2 टाइप्स हैं, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स. डाइकोट्स के अंदर 2 कोटिलेडोन्स होते हैं यानी कि सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है वो कोटिलेडोन होती है. अगर हम सीड को जर्मिनेट करेंगे तो सबसे पहले उनकी अगर 2 लीव्स निकल जाएँ छोटी सी तो वो डाइकोट होगा और अगर एक निकल जाए तो वो मोनोकोट होगा. सो डाइकोट्स में 2 कोटिलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं. लीव्स के पास रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं यानी कि लीव्स के अंदर जो वेनेशन होती है उनका कोई परमानेंट पैटर्न नहीं होता है. उसके बाद डाइकोट्स में टेप रूट्स होते हैं यानी कि सिर्फ एक ही मेन रूट होती हैं, बाकी के सब स्मॉल उन रूट्स का ही पार्ट होती हैं. एग्जाम्पल पी, मैंगो, पोटैटो. एंड देन मोनोकोट के पास वो एक ही कोटिलेडोन होते हैं. देन लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन यानी कि लीव्स के अंदर जो वेनेशंस होंगी वो पैरेलली अरेंज्ड होंगी. देन मोनोकोट्स के अंदर फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होती हैं यानी कि टेप रूट नहीं होती है, उनकी जो स्टेम होती है उसमें फाइबर्स टाइप रूट्स निकलती हैं और इसका एग्जाम्पल है राइस, अनियन, व्हीट, मेज एक्सेट्रा. देन किंगडम एनिमेलिया. एनिमेलिया किंगडम को भी बहुत सारे फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है और उसके कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है. So, सबसे पहले सिमेट्री के बेस पे. 2 टाइप की सिमेट्री होती है, बायलेटरल एंड रेडियल. बायलेटरल सिमेट्री के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं एंड रेडियल सिमेट्री में हम उस ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास कोई भी बॉल है सो हम उसको बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं. देन जर्म लेयर के बेस पे, जर्म लेयर सिर्फ एक स्किन की लेयर होती है यानी कि स्किन की लेयर ही मान लो. देन 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. एक्टोडर्म जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर होती है एंड मेसोडर्म मिडल लेयर होती है. अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 जर्म लेयर होती हैं तो उनको डिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं और अगर 3 जर्म लेयर हैं तो उनको ट्रिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं. देन सिलोम
सिर्फ बॉडी कैविटी होती है, यानी कि बॉडी के अंदर कोई भी खाली होलो स्पेस होती है, उनको सिलोम बोलते हैं। एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिलोमेट प्रेजेंट नहीं होती, और जो सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है। देन एनिमल किंगडम के 11 फाइलम्स हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमाटोड्स, एनालीड्स, आर्थ्रोपोड, मॉलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सबसे पहले है पोरीफेरा। पोरीफेरा को स्पंजेस भी बोलते हैं, एंड ये सेडेटरी होते हैं, यानी कि एक जगह पे ही ग्रो करते हैं, अलग अलग जगह पे मूव नहीं कर सकते। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इनकी परफोरेटेड बॉडी होती है रेस्पिरेशन, फूड कलेक्ट करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। देन इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि ये वेल डेवलप नहीं होते हैं। देन इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियस होता है और स्पॉन्जीन फाइबर से बना हुआ होता है। उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बडिंग के प्रोसेस से और गैम्यूल फॉर्मेशन से, एंड सेक्सुअली ये गैमेट्स फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। देन इनके पास पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, मतलब अगर पोरीफेरा में कोई भी एक पोरीफेरा का पार्ट कहीं पे भी कट होकर गिर गया तो वहाँ पे वो दूसरा प्लांट यानी कि दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर देगा। इसके एग्जांपल है साइकोन, यूस्पोंजिया, स्पोंजिला एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को निडेरियाज भी बोलते हैं, एंड ये एक्वेटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, और इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, यानी कि हम इनको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। एंड ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग से, एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन से। इनके पास एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि बहुत हार्ड होता है, वो लाइम से बना हुआ होता है, इनको कोरल्स भी बोलते हैं, और ये प्लेस टू प्लेस मूव कर सकते हैं, यानी कि ये सेडेटरी नहीं होते हैं। और इसके एग्जांपल है हाइड्रा, सी एनिमोन, ऑरेलिया, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। और जो फाइसेलिया होता है उसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। देन टीनोफोरा की ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाईरेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि 2 इक्वल हाफ्स में भी कट हो सकते हैं, एंड मोर देन 2 भी। देन ये मरीन होते हैं, फ्री स्विमर्स होते हैं, यानी कि ये एक जगह पे सेडेटरी नहीं होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। इनके पास कोलोप्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि नेचर में एडेसिव होती हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं प्लूरोब्रेकिया, सेस्टम, बेरो एंड टिनोप्लेना। नेक्स्ट इज प्लेटीहेलमिन्थेस, ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटवॉर्म्स। प्लेटीहेलमिन्थेस को फ्लैटवॉर्म भी बोलते हैं। ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, और इनमें बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं, एंड इनके पास सक्कर्स एंड हुक्स होते हैं ताकि वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे अटैच हो पाएँ। देन इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इनका एग्जांपल है प्लिनेरिया, फैसियोला एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस को नेमाटोड्स भी बोलते हैं। इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, और ये सूडोसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है बट वो फॉल्स सिलोम होती है। देन ये वर्म लाइक होते हैं, यानी कि वर्म्स ही होते हैं, ऐसे ही लगा लो। देन इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, इनके सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, इनमें मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं। देन दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके अंदर पूरा कंप्लीट ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। एनालीड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं, इसके अंदर सिलोम प्रेजेंट होते हैं, ये बायलेटरल सिमेट्री होती है इसके अंदर, एंड ये ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होते हैं, और इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है, और ये एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया के थ्रू करते हैं। इनके सेक्सेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में। देन इनकी बॉडी क्यूटिकल से कवर्ड होती है, इनके पास वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, और इसके एग्जाम्पल है नेरिसिस, लीच, फेरिटिमा एंड एफ्रोडाइट। लीच को हीरोडिनेरिया भी बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स एनिमल किंगडम के सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, और इनको इंसेक्ट्स भी बोलते हैं, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ आती हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, एंड इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सिलोमेट्स होते हैं। इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होते हैं, और इनके पास एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि काइटिन से बना हुआ होता है। देन इनका कॉम्प्लेक्स एंड वेल डिफाइंड मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके अंदर, और इनकी कैविटी हेमोसील होती है, यानी कि इनकी जो सिलोम है उसके अंदर ब्लड फिल्ड होता है। ओके, देन इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट्स नहीं होते हैं। इनका एग्जांपल है प्रॉन, स्कॉर्पियो, कॉकरोच, हाउसफ्लाई एक्सेट्रा। नाउ मॉलस्का, मॉलस्क जो होते हैं उनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, और इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। मूवमेंट के लिए इनके पास मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है,
इनकी आउटर बॉडी पे शेल प्रेजेंट होती है और एक्सक्रीशन के लिए किडनी लाइक ऑर्गन होता है, यानी कि वो प्रॉपर किडनी नहीं होती बट किडनी लाइक ऑर्गन है। देन इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं और इनका एग्जाम्पल है काइटोन, ऑक्टोपस, पिला एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इकाइनोडर्मेटा। इनकी स्किन पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और ये मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें नोटोकॉड नहीं होती, जो कि इकाइनोडर्मेटा से पहले जितने भी फाइलम्स थे उनके पास भी नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं होती और इनके पास सिलोम होती है, सो ये सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं। देन दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। देन इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। लोकोमोशन के लिए इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि वाटर को पुश करते हैं अपनी लोकोमोशन के लिए। देन बिफोर बर्थ यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है, बट आफ्टर बर्थ वो रेडियल सिमेट्री हो जाती है। इनके सेपरेट सेक्सेस होते हैं, ये मोस्टली मेरीन होते हैं। देन एग्जाम्पल एंटोडॉन, सी क्यूकम्बर, स्टारफिश, एकाइनस एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेट्स सिलोमेट होते हैं, मरीन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हेमिकॉर्डेट्स के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए और इनके पास सॉलिड और वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनके पास भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, यानी कि इनका ब्लड रेड कलर का होता है। देन एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसिस, हार्टमेनिया एंड एम्फियोक्सिस एक्सेट्रा। कॉर्डेटा के पास नर्व कोड प्रेजेंट होती है और वो नर्व कोड डोर्सल होती है, होलो होती है एंड ट्यूबुलर होती है। देन उनके पास एक्सक्रीशन के लिए किडनी प्रेजेंट होती है एंड पेयर अपेंडेजेस होते हैं मूवमेंट के लिए एंड कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल है ह्यूमंस। देन कॉर्डेट्स के दो सब फाइलम्स होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के दो पार्ट्स हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा के भी दो पार्ट्स हैं, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमा। एग्नेथा की एक ही क्लास है, साइक्लोस्टोमा एंड ग्नेथोस्टोमा में 6 क्लासेस होती हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एज एंड मैमेलिया। सो सबसे पहले है प्रोटोकॉर्डेटा और उसके अंदर उनका सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। इनको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, इनके सॉफ्ट बॉडी होते हैं और यूरोकॉर्डेट्स की जो एडल्ट बॉडी है वो सेलुलोज से कवर्ड होती है और यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉड प्रेजेंट तो होती है बट सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है फ्री लिविंग टेडपोल्स के। लाइक उनका जो लार्वा है, लार्वा के अंदर जो टेल होगी उसके अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट होगी बट एडल्ट स्टेज में नोटोकॉड नहीं होती है। एंड इनके एग्जाम्पल है सेफ्ला, डोलियोलम, फाइरोजोमा एक्सेट्रा। देन सिफेलोकॉर्डेट्स, ये फिश लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती हैं एंड इनके पास सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं। एंड एक्सोस्केलेटन हेड, जॉज एंड पेयर्ड फिन्स सिफेलोकॉर्डेट्स में एब्सेंट होते हैं और ये मोस्टली मरीन होते हैं और इनका एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस एंड ब्रैकियोस्टोमा। नेक्स्ट इज फाइलम वर्टिब्रेटा। देन उसकी फर्स्ट क्लास है एग्नेथा। एग्नेथास के अंदर जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं और इनके पास फिन्स भी नहीं होते हैं। ओके, सो इनकी एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमा। इनका सर्कुलर माउथ होता है, लॉन्ग एलोंगेटेड बॉडी होती है, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, यानी कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन से नहीं बना होता, वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। एंड साइक्लोस्टोमा में 2 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और मरीन होते हैं। देन ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ये फीड करते हैं और इसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजिन, मैक्सिन, हैगफिश एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ग्नेथोस्टोमा। इनके पास जॉज प्रेजेंट होते हैं और इनकी फर्स्ट क्लास है कॉन्ड्रियोसाइट्स और ये कार्टिलेजिनस फिश होती है, यानी कि इनके अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं और कार्टिलेजिनस है तो फिर इनके अंदर एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होंगे। एंड ये मरीन होती है, इनका माउथ वेंट्रल होता है, इनकी स्किन टफ होती है और इनके स्किन के बाहर प्लिकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। देन ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है और लोकोमोशन के लिए इनके पास फिन्स होते हैं और इनका हार्ट भी 2 चेम्बर्ड होता है। एंड एग्जाम्पल है स्कोलियोडोन, टोपेडो एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ओस्टियोसाइट्स। सो जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं ये बोनी फिशेस होती है, यानी कि इनके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है और 4 गिल पेयर्स होते हैं, गिल स्लिट्स के 4 पेयर्स होते हैं और जो गिल स्लिट्स होती हैं वो ओपेरक्यूलम से कवर्ड होती हैं। देन इनका माउथ टर्मिनल होता है और जो इनकी कॉर्डल फिन है वो हेमोसीरियल होती है, यानी कि इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। देन इनके अंदर एयर ब्लेडर्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसका एग्जाम्पल है कार्प, सी हॉर्स एक्सेट्रा। सो नाउ एम्फीबिया। एम्फीबिया फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, इनकी बॉडी स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है और स्लाइमी स्किन होती है। देन इनके पास लार्ज माउथ होता है और इनकी स्किन के ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं।
इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, इनका हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, और एम्फीबिया के जो एग्स हैं उनके बाहर शेल नहीं होती है बट वो बहुत सॉफ्ट कवरिंग होती है। देन ये ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग ले करते हैं। देन एम्फीबिया आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट इनका अमोनिया होता है या फिर यूरिया होता है, एंड इसका एग्जांपल है हाइला, ब्यूफो, राना, नेक्टोरस, एम्फिना एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट इज़ रेप्टीलिया। रेप्टीलिया को क्रीपिंग एनिमल्स भी बोलते हैं, मोस्टली क्रॉल करते हैं, और इनकी जो स्किन होती है वो नॉन ग्लैंडुलर होती है, यानी कि इनकी स्किन के ऊपर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, एंड रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। देन इनके पास स्मॉल टाइफिनम प्रेजेंट होता है इनके ईयर के पास। देन दे रिस्पायर थ्रू लंग्स। एग्स हैव हार्ड कवरिंग, यानी कि इनकी जो एग की कवरिंग होगी वो कैल्शियम से बनी हुई होगी और वो हार्ड होगी। एंड रेप्टाइल्स के एग्जांपल है लीजर्ड, स्नेक, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। नाउ एव्स। एव्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनकी होलो बोन्स होती हैं, और एव्स के पास फेदर्स होते हैं, और उनके पास बीक भी प्रेजेंट होती है। एव्स की होलो बोन होती है, इसी वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं ताकि उनका वेट थोड़ा कम हो सके। देन ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। एव्स के पास भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, और एव्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ये ओवीपैरस होते हैं, यानी कि एव्स भी एग ले करते हैं, एंड इसके एग्जांपल है गैलस, ब्यूबो, पावो एक्सेट्रा। और हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मैमल्स। मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, एंड मैमल्स की बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो फीमेल मैमल्स होती हैं उनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, वो अपनी बेबीज़ को फीड कर सकती हैं। एंड एक्सटर्नल ईयर यानी कि पिना प्रेजेंट होता है मैमल्स में। देन दे रेस्पायर थ्रू लंग्स, और ये विविपैरस होते हैं, यानी कि एग ले नहीं करते हैं, एम्ब्रियो के अंदर ही इनकी डेवलपमेंट होती है, मदर स्टमक के अंदर ही, मदर एम्ब्रियो के अंदर। देन मैमल्स की स्किन के पास स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं और ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं। देन मैमल्स हैव टीथ, और मैमल्स का हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है, और बोन्स होलो नहीं होती। इसका एग्जांपल है ह्यूमंस, मकाका, लायन, कैमेलिस एक्सेट्रा। Question is, why do we fall ill? Because of some microorganisms, environmental factors, etc. we fall ill. हमारे बीमार होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डाइट खाते हैं उसकी वजह से, या फिर जेनेटिक भी हो सकता है, या फिर एनवायरनमेंट में जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से भी, मतलब बहुत रीजंस हैं। देन हेल्थ, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ वो है, हम किसी पर्सन को हेल्दी तब कहेंगे जब वो फिजिकल के साथ साथ मेंटली और सोशली भी फिट होगा। फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ साइकिल, अ पर्सन नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड एंड वेरी डाइट विद एक्सरसाइज। हमें हेल्दी रहने के लिए, अपनी हेल्दीनेस को मेंटेन रखने के लिए बैलेंस डाइट खानी चाहिए, जिसके अंदर सारे के सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एंड हमें वेरी डाइट खानी चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि दाल चावल एक बैलेंस डाइट है तो हम डेली यही खाएंगे, हमें वैरायटी ऑफ डाइट लेनी चाहिए ताकि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। देन व्हाट इज़ डिजीज़? एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर हमारे बॉडी पार्ट में या किसी भी ऑर्गन के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड या उसके फंक्शन से रिलेटेड, तो हम उसे डिजीज़ बोलेंगे। वी ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम डिजीज़ बाय कीपिंग सराउंडिंग एंड बॉडी क्लीन। हमें डिज़ीज़ फ्री रहने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि हम हाइजीन मेंटेन करके भी डिज़ीज़ फ्री रह सकते हैं, बैलेंस डाइट खा के भी डिज़ीज़ फ्री रह सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। नेक्स्ट इज़, हम हेल्दी पर्सन किसे बोलेंगे? जो हेल्दी होगा, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। सो स्टेट ऑफ वेल बीइंग इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। अगर कोई पर्सन है और वो हमें दूर से ही दिख रहा है कि हाँ ये तो फिट है, ये तो फिजिकली फिट दिख रहा है, तो ये हेल्दी पर्सन है, हम उसे ऐसे जज नहीं कर सकते जब तक हमें पता ना हो कि वो मेंटली फिट है और सोशली फिट है। क्या पता जो पर्सन हमें दिखने से, फिजिकल अपीयरेंस से हेल्दी दिख रहा है, उसको एनजाइटी हो, उसको स्ट्रेस हो, उसे डिप्रेशन हो, या फिर सोशल या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो। सो हेल्दी पर्सन वही होगा जो मेंटली, फिजिकली एंड सोशली फिट होगा। देन डिजीज़ फ्री पर्सन कौन होता है? कोई भी पर्सन जैसे कोई बीमारी नहीं है वो डिजीज़ फ्री पर्सन होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है, वो ओबीस है, यानी कि उसको ओवरवेट है, सो वो हेल्दी पर्सन नहीं होगा, बट वो डिजीज़ फ्री पर्सन होगा क्योंकि उसके अंदर कोई डिजीज़ तो है ही नहीं। देन डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़। सो सबसे पहले डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ मीन्स डिसईज और डिस्कम्फर्ट।
कोई भी काम करने में हमारे बॉडी ऑर्गन को कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी बॉडी ऑर्गन या कोई भी बॉडी पार्ट डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है किसी भी फंक्शन को करने में, सो उसको हम बोलेंगे डिजीज़। नेक्स्ट इज़ हमें डिजीज़ किस किस रीज़न से हो सकती है। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, देन इन्फेक्टिव एजेंट्स यानी कि पैथोजेंस यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, देन वो इनहेरेंट डिजीज़ भी हो सकती है, इनहेरेंट डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स यानी कि हमें इनमें से एक से ज़्यादा फैक्टर्स की वजह से भी डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के दो सोर्स होते हैं, एक इंटरनल एंड एक एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर वो इंक्लूडेड होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही परफॉर्म हो रहे हैं, उनकी वजह से कोई डिज़ीज़ हमें हो रही है तो वो इंटरनल फैक्टर्स होंगे। डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर इज़ विद इन द बॉडी, यानी कि जिस रीज़न से, जिसकी वजह से हमें वो डिज़ीज़ हुई है, वो रीज़न हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, सो वो इंटरनल फैक्टर होगा। एंड फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, अगर हमारा कोई बॉडी का पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है उसकी, सो उसकी वजह से हमें कोई डिज़ीज़ हो सकती है। देन जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, हमारी जीन्स में कोई चेंजेस आ गए हों, और जेनेटिक डिसऑर्डर तो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट होते हैं। देन हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन का क्या पता कभी हाइपर सिक्रीशन हो गया हो या फिर हाइपो सिक्रीशन हो गया हो जिसकी वजह से कोई डिजीज़ हो। देन एलर्जी भी हो सकती है, लाइक हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, बट कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, कोई माल फंक्शनिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो खुद के सेल्स को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, सो वो किसी एलर्जी के वजह से भी हो सकता है। और इन इंटरनल फैक्टर से होने वाली डिजीज़ के कुछ एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेव्स डिजीज़, ये थायराइड हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन की वजह से होती है। देन क्रिटिनिज्म फीमेल्स के अंदर होता है और ये भी हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स की वजह से होता है। देन डायबिटीज़ इंसुलिन की हाइपो सिक्रीशन की वजह से होता है, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम सिक्रीट होगा, पेनक्रियास कम इंसुलिन सिक्रीट करेगा, सो हमें डायबिटीज़ मेलिटस होगी। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स आते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर होंगे, बट वो हमें कोई भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर इज़ एक्सटर्नल। देन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अनबैलेंस डाइट हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंट में जितने भी पॉल्यूशंस हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनकी वजह से भी हो सकते हैं, एंड देन टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स की वजह से भी हो सकते हैं बीमारियाँ। तो सबसे पहले डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस, यानी कि पैथोजेंस से होने वाली बीमारियाँ। सबसे पहले तो ये है कि पैथोजेंस होते कौन से हैं। सो पैथोजेंस होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा, ये सब पैथोजन होते हैं। और इनसे बीमारी कौन सी हो सकती है? रिंग वॉर्म हो सकती है फंगी की वजह से, मलेरिया हो सकती है प्रोटोजोआ की वजह से, देन डेंगू हो सकता है वायरस की वजह से, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि बीमारियों का तो कोई अंत है नहीं, क्या पता कब कहाँ से कौन सी बीमारी आ जाए। देन एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि एयर के अंदर पॉलेंस होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारी गैसेस, उनकी वजह से भी बीमारियां हो सकती है। और कौन सी बीमारी हो सकती है? अस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, एंड मैनी मोर। सो थर्ड इज़ टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स। ये तो हम सबको ही पता है कि टोबैको से कौन सी बीमारी होती है, अल्कोहल से कौन सी होती है, मेनली कैंसर, और ड्रग्स से भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। देन फोर्थ टाइप इज़ इनएडिक्वेट डाइट, यानी कि इनप्रॉपर डाइट। सो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से मैरिस्मस एंड क्वाशोरकर हो सकता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ज़ेरोथेल्मिया हो सकता है, और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी हो सकती है, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से छिलियोसिस हो सकता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस अनीमिया हो सकता है, नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा हो सकता है, कितना अच्छा नाम है ना नियासिन। आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो सकता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्क्वर्वे हो सकती है, एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकते हैं, विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिजीज़ हो सकती है, यानी कि अगर हमें बॉडी में कहीं भी कट हो जाए तो वो ब्लड क्लॉट जल्दी से नहीं होगा, बहुत सारी ब्लीडिंग होती रहेगी। देन फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से डेंटल कैरीज यानी कि गम्स एंड टिथ में प्रॉब्लम हो सकती है, और आयोडीन की डेफिशिएंसी से कर्टर हो सकता है। नाउ डिजीज़ मेनली दो टाइप की होती है, कॉन्जेनिटल एंड एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल डिजीज़ तो वो होती है जो हमारे बर्थ से पहले या बर्थ के टाइम के बाद ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि इस वर्ल्ड में आने से पहले हम जिस बीमारी से हुए वो कॉन्जेनिटल डिजीज़ होंगी। एंड सेकेंड इज़ एक्वायर्ड, जो बर्थ के बाद हम एक्वायर करते हैं। और एक्वायर्ड डिजीज़ के दो टाइप हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज़ के भी दो टाइप हैं, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के चार टाइप्स हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़ एंड मेटाबॉलिक एलर्जीज़ और इंजरी।
सबसे पहले है कॉन्जेनिटल डिजीज़। कॉन्जेनिटल डिजीज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ, यानी कि हमारा बर्थ जब होता है वो तभी से हमारे अंदर प्रेजेंट होती है और ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के वजह से हो सकती है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज हो गया हो या फिर डीएनए में कोई चेंज हो गया हो, उस वजह से हो सकती है। और इसके एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ डेवलप आफ्टर बर्थ, यानी कि हम बर्थ के बाद उन डिजीज़ को एक्वायर करते हैं और इसके भी टू टाइप्स हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकती हैं, और फॉर एग्जांपल कोल्ड, कोलेरा, मलेरिया, निमोनिया एक्सेट्रा। यानी कि हम किसी पर्सन के पास रहते हैं सो हमें चांसेस हैं कि वो बीमारी हमें हो सकती है। एंड लेटेस्ट एग्जांपल कोविड-19। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो पर्सन टू पर्सन पास नहीं होती, यानी कि ये नहीं है कि अगर हम उस पर्सन के पास बैठेंगे तो हमें भी वो बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, गॉइटर, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज़ के भी दो टाइप्स हैं, कॉन्टाजियस एंड नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस डिजीज़ वो होते हैं जो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाती हैं, यानी कि उन्हें किसी वेक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल फ्लू, कोल्ड जो कि राइनो वायरस की वजह से होता है। एंड सेकंड इज़ नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस जिनका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, फॉर एग्जांपल कैंसर। सो नाउ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के चार टाइप्स थे, डेफिशिएंसी डिजीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़, मेटाबॉलिक एलर्जीज एंड इंजरी। सो डेफिशिएंसी डिजीज़ वो होती हैं जो हमारे फूड के अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, सो उसकी वजह से हमें कोई बीमारी हो गई, जैसे कि बेरी बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, क्वाशॉर्कर, मेलिस्मस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन मेटाबॉलिक डिजीज़ वो होती हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो कोई डिजीज़ नहीं होती, यानी कि ये होता है कि या तो ये इस चीज़ को ठीक कर लो वरना आपको बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर्स, फैट, ओबेसिटी एक्सेट्रा। यानी कि ये कोई डिजीज़ नहीं है, बट अगर ये हमारे बॉडी के अंदर है, ये हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा है, सो हमें कोई डिजीज़ होने के चांसेस हैं। देन ड्यूरेशन के बेस पे दो टाइप की डिजीज़ होती हैं, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़। सो एक्यूट डिजीज़ वो होते हैं जो थोड़े से टाइम के लिए होती हैं, फॉर एग्जांपल कोल्ड, कफ, कोलेरा एक्सेट्रा। यानी कि ये ऐसे नहीं है कि पूरे 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे। कोल्ड, कफ, कोलेरा 3-4 दिन हुई उसके बाद ठीक हो गया, सो ये एक्यूट डिजीज़ है। एंड क्रोनिक डिजीज़ वो होते हैं जो बहुत टाइम तक चलती हैं और कभी कभी तो ठीक ही नहीं होती हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, अर्थराइटिस एक्सेट्रा। यानी कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है इनका और कभी कभी ये ठीक भी हो जाती है और कभी कभी नहीं होती हैं। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन से होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और फॉर्म्स। सबसे पहले वायरस। वायरस से होने वाली कौन सी बीमारियां हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, हेपेटाइटिस बी, एड्स, चिकन पॉक्स, मम्स, मिल्सेस, SARS, स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा। ये सारी बीमारियां जो वायरस के थ्रू होती हैं। एंड देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से टाइफाइड का फीवर होता है, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, एक्ने, टिटनेस, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। और फंगी। फंगी से होने वाली बीमारियां, रिंगवॉर्म, एथलीट फूट एक्सेट्रा। एंड देन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, काला अजर होता है, अमोबिक डिजेंट्री होती है और भी मैनी मोर। देन वर्म्स। वर्म से होने वाली एलिफेंटियासिस, इंटेस्टिनल वर्म इन्फेक्शंस एंड मैनी मोर। अब हमें ये तो पता लग गया कि डिजीज़ कौन सी होती है और किस किस के द्वारा होती हैं। अब वो स्प्रेड कैसे होती हैं। कुछ एयरबॉर्न डिजीज़ होती हैं जो कि हवा के द्वारा स्प्रेड होती है, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, निमोनिया। एंड कुछ वाटरबॉर्न डिजीज़ होती है जो कि कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, फॉर एग्जांपल कोलेरा। एंड कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है, फॉर एग्जांपल सिफिलिस एंड एड्स। और कुछ फोर्माइट बॉर्न डिजीज़ होते हैं, और फोर्माइट बॉर्न डिजीज़ का मतलब है जैसे कि मान लो कोई कोविड का पेशेंट है, उसके रूम में हम किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे, डोर हैंडल्स को हाथ लगाएंगे और उसके टेबल को, उसके क्लोथ्स को, हमें चांसेस हैं कि वो बीमारी हो सकती है। इसका एग्जांपल है वायरल फीवर, कोविड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, दो चीज़ें, सिम्टम्स एंड साइंस। हमें ये दोनों सेम ही लगते हैं बट ये सेम नहीं होते। सिम्टम इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। सिम्टम हमें ये बताता है कि वो डिजीज़ हमें हो सकती है, यानी कि मोस्ट चांसेस हैं। और साइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। और साइंस हमें बताता है कि ये डिज़ीज़ हो सकती है, यानी कि सिम्टम्स तो हमें कंफर्म कर देता है कि ये उस डिज़ीज़ का सिम्टम है, ये वही बीमारी है। और साइंस हमें बताते हैं कि ये हो सकती है, मतलब वो श्योरिटी नहीं है, प्रोबेबल है वो कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नाउ डिफरेंस बिटवीन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन का तो मतलब होता है कि पूरा प्रोसेस जिसके अंदर हमें वैक्सीन मिल रही है और वो वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्ट कर रही है। एंड वैक्सीनेशन मतलब सिर्फ जो इंजेक्टिंग वैक्सीन इनटू द बॉडी, वो।
सो इम्यूनाइजेशन प्रोसीजर बाय विच एन इंडिविजुअल इज़ मेड रेजिस्टेंस टू अ डिजीज़, यानी कि ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी वैक्सीनेशन होती है, वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर जाती है और हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है। एंड वैक्सीनेशन एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इनटू बॉडी टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन। वैक्सीनेशन बस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर वो वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है, बस। अब हम कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मलेरिया। मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया कॉज करता है एंड इट स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और ये स्प्रेड होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट के थ्रू, क्योंकि जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है वो ह्यूमन ब्लड के ऊपर फीड करती है और जो मेल एनाफिलिस मॉस्किटो है वो फ्रूट पल्प के ऊपर फीड करता है, यानी कि हर जगह फीमेल ही खून पीती है। देन सिम्टम मलेरिया के हेडेक, फीवर, मस्कुलर पेन एंड नोसिया। सो ये 4 मेन सिम्टम्स हैं। और मलेरिया की 3 स्टेज होती हैं, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज के अंदर जो पेशेंट है उसको बहुत ठंड लगेगी और उसकी बॉडी शिवर करेगी, एंड हॉट स्टेज के अंदर उसको बहुत हाई फीवर आएगा, एंड देन स्वेटिंग स्टेज में पेशेंट को एक्सेस स्वेटिंग होगी और उसका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा। देन मलेरिया के प्रिवेंशन ये है कि यूज़ वायर गॉज ऑन डोर्स, यानी कि हमें हमारे जो घर पे डोर्स हैं उनके ऊपर वायर गॉज यूज़ करना चाहिए ताकि कोई इंसेक्ट्स हमारे घर के अंदर आए ही ना। एंड यूज़ ओडोमॉस, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर घर पे भी है सो हमें ओडोमॉस यूज़ करने चाहिए ताकि इंसेक्ट्स हमारे पास ही ना आए। देन स्लिप अंडर मॉस्किटो नेट्स के अंदर सोना चाहिए ताकि कोई हमें बाइट ही ना करे। सो नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा कोज्ड बाय वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होती है और उस वायरस का नाम है मैक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा। एंड इन्फ्लुएंजा ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्प्रेड होती है, यानी कि अगर हम छींक रहे हैं, खांस रहे हैं या फिर एक किसी से बातें कर रहे हैं तो वो स्प्रेड हो सकती है। देन इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं स्नीजिंग, फीवर, हेडेक, कफिंग एंड मस्कुलर पेन। नेक्स्ट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस को हेपेटाइटिस भी बोलते हैं और ये भी वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि वायरस के थ्रू होती है। और जॉन्डिस के 6 टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस टी, हेपेटाइटिस ई एंड हेपेटाइटिस जी। एंड जो हेपेटाइटिस बी है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है, और जो वायरस होता है वो मेनली आरएनए होता है उसके अंदर, बट जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है उसके अंदर डीएनए होता है। और उसके बाद जॉन्डिस स्प्रेड कैसे होता है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू मोस्टली स्प्रेड होता है। फर्स्ट इज हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए लीवर की इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है एंड इट ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि अगर हम कंटामिनेटेड वाटर पी लेंगे या फिर कंटामिनेटेड फूड खा लेंगे जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए का वायरस है सो हमें हेपेटाइटिस ए हो सकता है। और इसके सिम्टम्स हैं फीवर, हेडेक, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क येलो यूरिन एंड रैशेज ऑन बॉडी। और हेपेटाइटिस ए का प्रिवेंशन है यूज़ क्लोरिनेटेड एंड बॉइल्ड वाटर, यानी कि हमें क्लोरीन वाला फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए ताकि हमें बीमारी हो ही ना। एंड उसकी हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी लेनी चाहिए। उसके बाद हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये इन्फेक्टेड ब्लड से ट्रांसमिट होता है एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। और मदर के वॉर्म के अंदर जो एम्ब्रियो है, जो उसका फीटस है, उसमें भी ट्रांसमिट हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। और इसके सिम्टम्स हैं लीवर डिजीज़, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और ये HIV वायरस की वजह से होती है। एंड HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और जो HIV वायरस है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करता है और हमारी इम्यूनिटी को रिड्यूस करता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये ट्रांसमिट हो सकती है एंड देन कंटामिनेटेड ब्लड की वजह से ट्रांसमिट होती है। और अगर हम इन्फेक्टेड निडल्स को यूज़ कर ले तो भी ट्रांसमिट होगी। और इसका प्रिवेंशन है पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट एड्स। हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है और वो कैसे ट्रांसमिट होती है और हम उसे होने से कैसे रोक सकते हैं। देन डिस्पोजेबल नीडल शुड बी यूज्ड। इंजेक्शन लगाते टाइम या फिर कुछ भी इंजेक्ट करते टाइम हमें डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ करनी चाहिए और किसी एक पर्सन की यूज़ की हुई नीडल हमें किसी और पर्सन में यूज़ नहीं करनी चाहिए। एंड देन अवॉइड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। नेक्स्ट इज़ रेबीज़। रेबीज़ सबसे पहले तो रेबीज़ वायरस की वजह से होती है एंड स्प्रेड कैसे होती है, अगर किसी भी ह्यूमन को रेबिड मैमल बाइट कर लेगा, यानी कि कोई भी मैमल जिसके अंदर रेबीज़ वायरस है सो ह्यूमन को रेबीज़ हो सकती है। देन इसके सिम्टम्स हैं हेडेक, फीवर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो कि बहुत पेनफुल होता है एंड देन रेस्टलेसनेस, एक्सेसिव सॉल्वेशन और हाइड्रोफोबिया, यानी कि जिसको रेबीज़
मैमल ने काटा है जिसके अंदर रेबीज़ वायरस है, उसको हेडेक होगा, फीवर होगा, उसके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा जो कि बहुत पेनफुल होता है, एंड उसके सिलिवरी ग्लैंड एक्सेस सिक्रेशन करेंगे और उसको वाटर फियर हो जाएगा, यानी कि उसको पानी से डर लगने लगेगा। एंड इसका कंट्रोल है सिर्फ एक ही है, पेस्चर ट्रीटमेंट, जिसमें जो पेशेंट है उसको 14 या फिर 5 इंजेक्शंस लगते हैं ताकि उसको रेबीज़ ना हो। फ्रॉम क्लास 9th. सो एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि हमारी सराउंडिंग में हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब एनवायरनमेंट होती है। और एनवायरनमेंट में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग होते हैं और एबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं। देन बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर को कंबाइन करके एक बायोस्फीयर बनता है और बायोस्फीयर के अंदर ही लाइफ होती है। नेक्स्ट, लिथोस्फीयर, जो अर्थ का लैंड पार्ट है वो लिथोस्फीयर होता है। एंड देन एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर्स वॉल अर्थ। लैंड के ऊपर जो एयर का एक ब्लैंकेट होता है जिसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ गैसेस, वाटर मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एंड देन हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर कंपोनेंट है बायोस्फीयर का, उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एंड बायोटिक, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड एबायोटिक, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो नेचुरली ऑकर होते हैं, यानी कि मैन मेड नहीं होते। और नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप्स हैं, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। सो इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते, हमें उन्हें जितना भी यूज़ करें। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एग्जॉस्ट हो सकते हैं। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के भी दो टाइप्स हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो टाइम के साथ हम यूज़ भी करते रहते हैं और वो टाइम के साथ बनते भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, सॉइल, यानी कि ये ख़त्म भी होते रहते हैं और बनते भी रहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बहुत जल्दी रिप्लेनिश नहीं हो सकते, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, इनको बनने में बहुत साल लगते हैं। फर्स्ट इज़ एयर। एयर क्या होती है? गैशियस एनवेलप सराउंड्स अस। एयर एक एनवेलप की तरह है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह प्रेजेंट होते हैं और ये पूरी अर्थ को सराउंड करती है। एंड देन एटमॉस्फेयर के कुछ जोन्स हैं, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। सो अर्थ के लिथोस्फेयर के सबसे ऊपर है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मीजोस्फेयर, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, उसके ऊपर आइनोस्फेयर और उसके ऊपर एक्सोस्फेयर। Then, majority of events like thundering, cloud formation, etc. occurs in troposphere. जो ये हम डेली लाइफ में एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस देखते हैं, थंडरिंग, क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, स्नोफॉल, ये सब मोस्टली ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है। ठीक है। देन एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। सो एयर ये नहीं है कि उसमें सिर्फ गैसेस ही होंगी, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं, स्मॉग भी होता है। ओके। हमारी एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसकी कंपोजिशन में कुछ मेन गैसेस ये हैं, नाइट्रोजन 78.09% है, ऑक्सीजन 20.93%, आर्गन 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? सो सबसे पहले क्लाइमेट कंट्रोल। एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर बैड कंडक्टर है हीट की, इस वजह से जो सन रेज आती हैं वो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर देता है, और अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और अगर एयर गुड कंडक्टर होती हीट की, सो अब तक अर्थ जल चुकी होती। देन इट कीप्स एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ स्टेडी। जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखती है एटमॉस्फेयर। देन नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ एयर। और मूवमेंट ऑफ एयर को क्या बोलते हैं? विंड। ड्यूरिंग डे टाइम कूल एयर फ्लोज फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड एंड रिवर्स इन नाइट। अगर देखो, अगर कोई भी पार्टिकल गर्म है, सो उसके ऊपर या उसके सराउंडिंग में जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो इसलिए लैंड जब गर्म होता है, लैंड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, सो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। और डे टाइम में वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर से लैंड की तरफ मूव करते हैं ताकि टेम्परेचर स्टेडी रह सके, और नाइट के टाइम में इसी का रिवर्स। देन थर्ड पॉइंट, रेन। वाटर बॉडीज़ गेट हीटेड बाय सन। जो वाटर बॉडीज़ हैं वो हीट होती है सन की रेडिएशंस की वजह से। देन वाटर इवेपोरेट्स, वाटर इवेपोरेट होगा। देन
एटमॉस्फेयर में जाके वो कूल डाउन होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके बाद कूल डाउन के बाद वो कंडेंस हो जाएंगे और उसके बाद टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फॉल डाउन हो जाएंगे और हम इसी को रेन बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन। इट कॉज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, व्हीकल स्मोक, माइनिंग, एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज। एयर पोल्यूशन के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि कभी फॉरेस्ट में नेचुरल फायर्स लग जाती है, उनकी वजह से भी बहुत सारी गैसेस और डस्ट रिलीज़ होता है और वो पोल्यूशन कॉज करता है। उसके बाद हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तब भी पोल्यूशन होता है। उसके बाद जो व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके स्मोक से भी पोल्यूशन होता है। एंड जो जहाँ पे जिन एरियाज़ में माइनिंग होती है, वो माइनिंग का जो डस्ट पार्टिकल्स है सारे, वो भी एयर में जाते हैं और पोल्यूशन कॉज करते हैं। उसके बाद जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ का धुआं, ये भी एज वी ऑल नो बहुत पोल्यूशन कॉज करता है। देन गैसेस लाइक SO2, NO2, CO, H2S, NH4, CH4, क्लोरीन एक्सेट्रा क्रिएट्स एयर पोल्यूशन। सो ये कुछ गैसेस हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं और उनके अलावा भी कुछ गैसेस हैं, ये भी एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं, क्योंकि इन गैसेस के इनटेक से हमें बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं और एयर के अंदर ही इन गैसेस के रिएक्शन से एसिड रेन भी होती है जो कि बहुत हार्मफुल होती है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए। Now effects of air pollution causes asthma, bronchitis and allergic cold. एयर पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका एग्जाम्पल है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी। देन पोल्यूटेंट गैसेस कॉज इरिटेशन इन आइज, थ्रोट एंड लंग्स। सो ये तो हमें पता ही है, जिस एरिया में ज़्यादा पोल्यूशन होता है वहाँ पे खुद ही आइज बर्न होने लगती हैं और लंग्स में भी इशू होता है। देन ऑल्सो कॉज कैंसर, एयर पोल्यूशन से कैंसर हो सकता है। देन दे इंक्रीजेज ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हीट को ट्रैप करती हैं और हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। देन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इन एटमॉस्फेयर एंड कॉजेज एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से हमारे प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। देन वाटर के अंदर जो लाइफ है यानी कि फिशेस एक्सेट्रा, वो भी बहुत इफ़ेक्ट होती हैं। एंड एसिड रेन से जैसे कि ताजमहल का कलर भी येलो हो गया, पहले वाइट था, और ये किस लिए हुआ है? सिर्फ पॉल्यूशन और एसिड रेन की वजह से हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओजोन। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रॉप है जो कि O3 होता है जिसका फॉर्मूला। देन ओजोन एक पॉइजनस गैस है और ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ओजोन फॉर्म लेयर सराउंडिंग अर्थ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है और वो पूरी अर्थ के सराउंड एक लेयर फॉर्म करती है और हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। देन CFCs, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CH3Br एक्सेट्रा कॉज ओजोन डिप्लीशन। ये कुछ गैसेस हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है और ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर ओजोन डिप्लेक्ट हो गई तो हर इंसान को कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी एंड प्लांट्स में भी बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे, हमारी क्रॉप्स नहीं उगेंगी अच्छे से। देन इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, स्किन कैंसर, आई डैमेज, डिक्रीज क्रॉप यील्ड, डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम। ओजोन डिप्लीशन से यानी कि यूवी रेस अगर हमारे अर्थ के अंदर आने लग गई, ओजोन ख़त्म हो गया, सो स्किन कैंसर हो सकता है, आइज़ में इशू हो सकते हैं, क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो सकती है एंड इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है ह्यूमंस का एंड एनिमल्स का भी। नेक्स्ट इज़ वाटर। हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ वाटर। जो हाइड्रोस्फेयर होता है उसमें सिर्फ वाटर और वाटर लाइफ होती है। देन वी हैव ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर, सो वी हैव टू हार्वेस्ट वाटर। हमारे पूरे वर्ल्ड में जितना भी वाटर है उसमें से सिर्फ 1% वाटर ऐसा है जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्रेश है, इसलिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए, वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए। देन एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट कंट्रोल्स फ्लड, check soil erosion, raise water table, maintain supply during dry month. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि पॉन्ड्स बनाना, लेक्स बनाना एक्सेट्रा, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। ये फ्लड को कंट्रोल करता है, उसके बाद सॉइल इरोजन को भी कम करता है। अगर फ्लड ही नहीं होगा तो सॉइल इरोजन कैसे होगा, है ना। देन वाटर टेबल को मेंटेन करता है, यानी कि हम लोग उसी वाटर को यूज़ कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। उसके बाद जब गर्मियों का मौसम आता है उसके टाइम पे वो हमें सप्लाई प्रोड्यूस करता है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन 3 टाइप का होता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। जो फिजिकल वाटर पोल्यूशन है उसके अंदर तो थर्मल पावर प्लांट्स का वेस्ट होता है, और थर्मल पावर प्लांट्स का वेस्ट बेसिकली सिर्फ ये होता है कि वो हॉट वाटर को सी में, लेक्स में, ओशंस में, रिवर्स में, इन सब में रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन केमिकल वाटर पोल्यूशन, इसके अंदर फर्टिलाइजर्स, DDT, पेस्टिसाइड्स एंड जो फैक्ट्रीज़ के हार्मफुल वेस्ट हैं
वो होते हैं। देन बायोलॉजिकल पोल्यूशन के अंदर जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है वो होता है। देन सीवेज, देन एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआज एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन किस किस के कारण होता है? सबसे पहले तो सीवेज, हाउस होल्ड वेस्ट, एंड देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, देन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स और थर्मल पोल्यूशन। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? सबसे पहले तो डिजीजेज हो जाती हैं जैसे कि टाइफाइड, कलेरा, जॉन्डिस एक्सेट्रा। उसके बाद इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि अगर वाटर पोल्यूशन होगा सो वाटर लाइफ इफेक्ट होगी और उससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। पॉल्यूटेंट्स अफेक्ट्स लाइफ इन वाटर, जैसा कि मैंने अभी बोला। देन यूट्रिफिकेशन होगा। यूट्रिफिकेशन का मतलब है वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसकी अमाउंट, उसकी क्वांटिटी कम होती है, होने लगती है, ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर गेट रिड्यूस्ड। देन बायोमैग्निफिकेशन, इंक्रीजेज इन कंसनट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन फूड चेन, जैसे कि डीडीटी है। सो सबसे पहले क्रॉप से वाटर बॉडीज़ के अंदर जाएगी वो डीडीटी, उसके बाद स्मॉल फिशेज उसको खाएगी, उसके बाद बिग फिशेज उसको खाएगी। सो डबल अमाउंट में वो उस बिग फिश के अंदर गई, उसके बाद उससे कोई बड़ा प्रेडेटर उसको खाएगा, सो उसकी कंसनट्रेशन और इंक्रीज़ हो गई एंड वो डीडीटी बहुत हार्मफुल होती है। सो ये ही बायोमैग्निफिकेशन है कि कंसनट्रेशन किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस की, किसी भी हार्मफुल मॉलिक्यूल की अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो रही है तो वो बायोमैग्निफिकेशन है। नेक्स्ट इज सॉइल, पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट दैट कंसिस्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल हमारे अर्थ क्रस्ट की सबसे अपर मोस्ट लेयर है जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और ये बनती है डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से और डिसइंटीग्रेटेड रॉक से, यानी कि रॉक्स जिनका ब्रेक डाउन हो चुका है, जो कि अब स्मॉल साइज़ में ब्रेक हो चुके हैं, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल जिनका डिकम्पोजिशन हो गया है या फिर उनका डिकम्पोजिशन चल रहा है। नेक्स्ट, सॉइल फॉर्म कैसे होता है? सॉइल फॉर्म होने की मेनली दो ही प्रोसेस हैं। सबसे पहले वेदरिंग। वेदरिंग कुछ नहीं है, बस बड़े जो रॉक्स हैं वो स्मॉल पार्ट्स में टूटते जाते हैं, इसी प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं। एंड पेरियोजेनेसिस, पेरियोजेनेसिस है कोई भी लीव है, स्टेम है, वो सॉइल के ऊपर गिर गई तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज, फंगीज, वो सब उनके ऊपर एक्ट करेंगे और उसको डिकम्पोजिशन करेंगे। सो ये पेरियोजेनेसिस है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल तीन टाइप की होती है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। सो सैंडी सॉइल के अंदर जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं, यानी कि उनकी परसेंटेज लार्ज होती है। और सैंड पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जिनका साइज़ 0.05 mm से 2 mm तक होता है। देन क्ले सॉइल, क्ले सॉइल में क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं और क्ले पार्टिकल्स का साइज़ बहुत कम होता है, यानी कि 0.005 mm से 0.00001 mm तक। देन लोमी सॉइल, लोमी सॉइल के पास क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं, स्लिट भी होते हैं एंड सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं और ह्यूमस भी होता है। और लोमी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल विच इज़ फर्टाइल लेयर। अगर सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है जिसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, अगर वो रिमूव हो गई तो इसका मतलब है सॉइल इरोजन हो गया और अपर मोस्ट लेयर फर्टाइल लेयर होती है। देन सॉइल इरोजन के कॉजेज़ क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी कि तेज़ हवा चल रही है जिसकी वजह से सॉइल उड़ गया, ये भी हो सकता है। देन हैवी रेन्स, हैवी रेन्स की वजह से वाटर के साथ फ्लो होके चला गया वो सॉइल। देन इम्प्रॉपर फार्मिंग, इम्प्रॉपर फार्मिंग का मतलब ये है कि कुछ फार्मर्स होते हैं जो एक साल खेती करेंगे, दूसरे साल खेती नहीं करेंगे, उसको खेत को, अपनी फील्ड को खाली रख देंगे, उसमें कुछ भी ग्रो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अगर विंड्स आएंगी सो वो भी सॉइल को लेके जाएंगी और बारिश आई वो भी सॉइल को लेके जाएगी, सो इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। देन इफेक्ट्स क्या होता है? सबसे पहले तो फर्टिलिटी का लॉस होता है, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद लैंडस्लाइड्स होती हैं। अगर हिली एरियाज़ में अगर हमने कोई लेयर हिल की हटा दी तो इट्स ऑब्वियस कि जो ऊपर जो लेयर है वो स्लाइड होगी ही, सो ये लैंडस्लाइड्स भी कॉज करती है। देन फेमाइंस, फेमाइंस का मतलब है कि अगर सॉइल में फर्टिलिटी नहीं होगी सो हमारी क्रॉप यील्ड कम होने लगेगी और वो कम होगी सो हमें शॉर्टेज ऑफ फूड होगा। देन प्रिवेंशन, हम सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले इंटेंसिव क्रॉपिंग, यानी कि खेत को, फील्ड को खाली रखो ही मत, हमेशा कुछ ना कुछ ग्रो करके रखो ताकि जो रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखें। देन सॉविंग ग्रास, अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे हम क्रॉप नहीं उगा सकते वहाँ पे ग्रासेस लगा दो ताकि उनकी रूट्स भी सॉइल को बाइंड करके रखें और वो सॉइल फ्लो ही ना हो। देन प्रॉपर ड्रेनेज कैनल्स अराउंड फील्ड, यानी कि जो फील्ड्स हैं उनके आसपास एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से अगर कोई हैवी रेन आई सो वो वाटर फ्लो हो सके। नेक्स्ट, सॉइल पोल्यूशन किस किस वजह से होता है? तो केमिकल्स की वजह से, पावर प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं उनकी वजह से,
फैक्ट्रीज़ के वेस्ट है उनकी वजह से, देन फर्टिलाइज़र्स के वेस्ट की वजह से, और उसके बाद जो हाउस होल्ड का वेस्ट होता है उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिएंट साइकिल। सो सबसे पहले वाटर साइकिल। सो जो सन है, सन की रेडिएशंस की वजह से वाटर इवेपोरेट होगा, उसके बाद वो कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद वो क्लाउड फॉर्म कर लेगा, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगी यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रेन होंगी और वो वाटर वापस अर्थ पे आएगा, उसके बाद वो वापस से अपनी वाटर बॉडीज़ के अंदर स्टोर हो जाएगा, उसके बाद वापस से इवेपोरेशन, सेम प्रोसेस चलता रहेगा और इसे ही कहते हैं वाटर साइकिल। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। सो सबसे पहले जो गैशियस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो बैक्टीरियाज एब्जॉर्व करेंगे, उसके बाद उनको फिक्स करेंगे, उनका फिक्सेशन करेंगे, उसके बाद वो सॉइल में रह जाएगी, उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ वो मिक्स हो जाएगी। आफ्टर दैट नाइट्रिफिकेशन होने के बाद वो नाइट्रेट्स बनाएगी, उसके बाद नाइट्रेट्स के बाद प्लांट्स उनको कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे एंड डी नाइट्रिफिकेशन में भी यूज़ होगी वो, यानी कि वापस से N2O और नाइट्रोजन गैस फॉर्म होगी। उसके बाद जो फॉसल फ्यूल एमिशंस होते हैं उसके अंदर भी नाइट्रोजन रिलीज़ होती है जो कि क्लाउड के साथ ही मिक्स हो जाएगी और उसके बाद फिर वापस से रेनफॉल होगी। उसके बाद जो प्लांट्स हैं उनको एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स का ऑर्गेनिक मैटर जो होगा उसके अंदर भी नाइट्रोजन होगी, उसके बाद उनका मिनरलाइजेशन होगा, उसके बाद उनका वापस से अमोनिया बनेगा, उसके बाद नाइट्रेट्स, सो ये ही चलता रहेगा। सो सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होगी उसका नाइट्रिफिकेशन होगा, उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है और इंडस्ट्रियल है उन दोनों का फिक्सेशन होगा, उसका वापस से नाइट्रिफिकेशन होगा, देन वो नाइट्रेट्स फॉर्म करेंगे, उसके बाद उनका डीनाइट्रिफिकेशन होकर वो वापस से गैसियस फॉर्म में आ जाएंगी एंड वापस से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन होगा, ग्रीन प्लांट्स उसको इनटेक करेंगे, उसके बाद ग्रीन प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स के बाद फिर एनिमल्स का जो वेस्ट है वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज़ होगा, उसका वापस से नाइट्रिफिकेशन होकर नाइट्रेट्स बनाएगा, देन नाइट्रेट्स के बाद वो वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। सो यही प्रोसेस चलता रहेगा। नाउ ऑक्सीजन साइकिल। सो सबसे पहले ऑक्सीजन एयर में होती है और वाटर में होती है, सो वो रेस्पिरेशन में यूज़ होगी, उसके बाद रेस्पिरेशन में एज वी ऑल नो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज़ होता है, सो ये दोनों फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस में वो वापस से ग्लूकोज भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है एंड ऑक्सीजन भी, सो फोटोसिंथेसिस में ये दोनों ही प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएंगे, उसके बाद रेस्पिरेशन में वापस से यूज़ हो जाएंगे। सो ये प्रोसेस चलता रहेगा। लास्ट टॉपिक, कार्बन साइकिल। सो सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एटमॉस्फेयर में होगी, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स उसको एब्जॉर्व करेंगे, उसके बाद इन प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद जो प्लांट से मान लो अगर उनकी डेथ होगी यानी कि वो प्लांट उसके बाद डिके होंगे, उसके बाद वो फॉसल फ्यूल्स बना लेंगे, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में उसका कंबशन होगा और फिर वापस से वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। एंड यहाँ पे अगर वो फॉसल फ्यूल नहीं बना यानी कि उसका डिके होगा और डिके के बाद वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो रेस्पायर करते हैं एंड सेम वाटर में भी यही होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिशेज इसको खाएंगी, उसके बाद रेस्पायर करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एटमॉस्फेयर में। और अगर वो प्लांट डिके हो गया, सो डिके होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसका डिकम्पोज करेंगे एंड वो भी रिस्पायर करेंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एटमॉस्फेयर में। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स रखने का एक जो मेन तरीका है वो फोटोसिंथेसिस ही है। इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे और ग्लोबल वार्मिंग भी ना हो।